जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का स्टडी चेकपॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में साइंस की थी और साइंस में जो हमने टॉपिक किया था ह्यूमन डिसीज में हमने बैक्टीरिया से जितने भी डिसीज होती हैं, जितने भी रोग पैदा होते हैं, जिनको संक्रमण बोलते हैं या फिर उनको कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी हमने डिसीज की हैं, उनके बेस पे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे, उन क्वेश्चनों की आज हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे एग्ज़ाम में, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से कैसे एग्ज़ाम में बन के आते हैं और कैसे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो लगभग जितने भी हमने डिसीज किए उनके सभी के हमने क्या करना है, आज प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ लगभग जितने डिसीज थी बैक्टीरिया से रिलेटेड, उनके 250 से 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। तो दोस्तों, हमारा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो हमने टीबी की डिसीज़ की थी, टीबी डिसीज़ है कि वो टीबी डिसीज़ का क्या मतलब, उसमें किस बैक्टीरिया से होता है, क्या कारण है, क्या माध्यम है, हमने बिल्कुल वो डिटेल में किया था। तो उससे रिलेटेड कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, देखिए कि जो टीबी है किस जीवाणु से होती है, अभी किस बैक्टीरिया से होती है। तो इसमें देखो, जो मैंने बताया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? बी राइट है। क्या है? बी राइट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जो जिस बैक्टीरिया से रोग होता है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, मैंने बताया था हेनरी हरमन रॉबर्ट कोच नाम के जो साइंटिस्ट थे, चिकित्सक थे, जर्मन के फिजिशियन थे। उन्होंने 24 मार्च 1882 में क्या की थी, उन्होंने ये खोजा था कि इस जीवाणु से क्या होता है, टीबी रोग होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोच रोग, जिसके नाम से पड़ा है भाई। और ये टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए कि टीबी मुख्य रूप से शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? जो टीबी है, जो हमारा अंग है, वो किस अंग को प्रभावित करेगा? इसका जो मैंने बताया था, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उस फेफड़े में क्या करेगा? उसको प्रभावित करेगा। अगर अंग की बात करें तो फेफड़े, और अगर उसमें लक्षण की बात करें तो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या आएगी? खांसी होगी, खांसी और ये बलगम होगी, और साथ में बलगम के साथ क्या आएगा? ब्लड आएगा। तो दोस्तों, इसका जो प्रभावित अंग है वो क्या है? फेफड़े है। क्या है दोस्तों? फेफड़े। उसके बाद अगर बात करते हैं, देखिए लगभग हम हर जितनी डिसीज़ करवाइए पर डिसीज़ के कम से कम 20 से 25 या 30 क्वेश्चन पर डिसीज़ के करेंगे। और जब हम इतने क्वेश्चन एक डिसीज़ से रिलेटेड करेंगे तो ये बताओ एग्ज़ाम में क्या वो बचेगा? क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन करें वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने की भी बहुत चांस है। तो अब बात करते हैं टीबी का प्रसार कैसे होता है। तो टीबी का जो प्रसार होता है वो मतलब एक से दूसरे में कैसे फैलता है? कैसे फैलेगा? मैंने बताया, जब एक व्यक्ति ऑलरेडी क्या है, उस रोग से ग्रस्त है, तो दूसरा व्यक्ति के संपर्क में आएगा, उसके खांसने से, उसके छींकने से उसके जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाएंगे। तो माध्यम क्या होगा? हवा होगा। तो वो क्या होगा? खांसने और छींक से क्या है, ये क्या हो जाता है? टीबी का प्रसार हो जाता है, फैल जाता है। तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है टीबी के रोग लक्षण आम होता है। कौन सा लक्षण आम होता है? तो टीबी के
डिसीज जो जो उसमें लक्षण होगा लगातार वो क्या करेगा, खांसेगा। देखो इसमें अचानक मोटापा, अचानक आंखों में जलन, या फिर क्या है लगातार खांसना या बाल झड़ना। तो जो टीबी जिस व्यक्ति को टीबी रोग होगा तो उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे, लगातार वो खांसता रहेगा, साथ में खांसी के साथ बलगम आगे, बलगम के साथ क्या होगा, ब्लड भी आएगा, है ना। और जो प्रभावित अंग होगा क्या होगा, उसका लंग्स होंगे, क्या होंगे, लंग्स होंगे। तो लगातार खांसी, तो इसका मतलब सी फॉर चंद्रशेखर, तो सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिए टीबी की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों जो उसके टीबी के लिए टेस्ट किया जाएगा, एक तो मैंने बताया था मेंटॉक्स, जो डायरेक्ट उसकी बॉडी में ट्यूबरकुलिन द्रव है जो लिक्विड है वो डाला जाता है, उसका 24 घंटे तक वेट करते हैं। या फिर लेबोरेटरी के अंदर जो खांसते टाइम उसकी जो बलगम होती है, उस बलगम की क्या है लेबोरेटरी में जाँच होती है, उससे भी क्या है टीबी का रोग का पता लगाया जाता है। अगर टेस्ट पूछा जाए इसके अंदर आ जाता है जैसे बलगम की जांच, और दूसरा दे देते हैं मेंटॉक्स, जिसको टीएसटी स्किन टेस्ट बोल देते हैं। कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट, टीएसटी। तो ये दोनों और ऑप्शन में आ जाएगा। ये दोनों नहीं है, दोनों है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों टीबी के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है, तो कौन सी दवा दी जाती है दोस्तों, उसमें दी जाती है रिम्फाम्सिन, और दूसरा क्या है डोट्स। जो डोट्स 6 महीने का कोर्स होता है, और एक मैंने बताया इसमें वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन कौन सी होती है दोस्तों, साथ वो भी नोट करना है, आपको नोट करवाया भी लग रहा है, आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लास देखिए। वो है हमारी बीसीजी, जिसको बोल देते हैं फुल फॉर्म में बैसिलस कालमेटगोरिन। और ये खोज 3 साइंटिस्ट ने की थी। 3 साइंटिस्ट जो कौन थे, कैमिले गोरिन थे, ल्यूबेक डिजास्टर थे, और जो तीसरा था वो कौन सा, अल्बर्ट कालमेट थे। तीनों साइंटिस्टों ने क्या करा, बीसीजी की खोज की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, टीबी के रोकथाम के लिए कौन सा टिक्का लगाया जाता है, कौन सा टिक्का, तो वो बीसीजी का टिक्का है। कौन सा है दोस्तों, बीसीजी का टिक्का, मैंने अभी आपको बताया था। बीसीजी 3 साइंटिस्टों ने क्या है मिलकर बनाया था। उसके बाद जो बीसीजी का टिक्का है, बीसीजी की क्या है वैक्सीन है, वो किस उम्र में दी जाती है, तो मैंने बताया था बीसीजी का नवजात शिशु को मतलब जन्म के बाद। देखो इसमें कि जन्म के बाद, जैसे भी बच्चे का बेबी का जन्म होता है उसके बाद क्या है ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और कहाँ लगता है, कंधे पे लगता है। और इनके अलावा काफ़ी ऐसे इंजेक्शन हैं जो बेबी को लगते हैं, वो समय के अनुसार लगते हैं। जैसे 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने, फिर 1 साल, 5 साल, वो कौन से इंजेक्शन लगते हैं उनके बारे में अलग से हम क्या है एक क्लास लेंगे। तो दोस्तों ये बीसीजी का टिक्का है जो जन्म के तुरंत बाद लगता है। और जैसे एक पोलियो का भी लगता है, एक हेपेटाइट का भी लगता है। काफ़ी इंजेक्शन के हम क्या करेंगे अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कौन सा टीबी का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों इसमें देखो कौन सा क्या है टीबी का प्रकार नहीं है। देखो पल्मोनरी टीबी बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी ये भी है, ब्रेन टीबी बिल्कुल। तो जो वायरल टीबी, ठीक है, ये क्या है, इसका प्रकार नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉट्स क्या है। ये डॉट्स मैंने आपको बताया था, ये 6th मंथ का कोर्स होता है। क्या, कितने मंथ का, 6th मंथ का होता है। 6th मंथ में दोस्तों क्या है, इसका एक कोर्स होता है जिसमें टैबलेट वगैरह जो मेडिसिन है वो टाइम टू टाइम लेनी होती है। तो वो क्या है, टीबी का परीक्षण, टीबी का इलाज पद्धति। तो वो क्या है, टीबी का इलाज पद्धति क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा, क्या होगा, टीबी की इलाज पद्धति। मतलब एक प्रोसेस है, वो 6 महीने का कोर्स होता है, पक्के इलाज का पक्का वादा। कल मैंने क्लास ली थी, उस क्लास में आपको इसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। उसके बाद डोस्ट का पूरा नाम क्या है, अगर बात करें डोट्स की, डीओटी डोट्स, यहाँ पे जैसे कोमा डोट्स क्या है, उसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, ड्रग्स ओरिएंटेड थेरेपी सिस्टम, या डॉक्टर ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, या फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन, ओरल ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी नहीं होता, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट कोर्स होता है। क्या होता है, शॉर्ट कोर्स होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, टीबी के मरीज को दवा कितने महीने तक दी जाती है, तो 6th मंथ का कोर्स होता है। कितने महीने तक दी जाती है दोस्तों, 6 महीने तक दी जाती है। उसके बाद आइए दोस्तों देखिए
एक्स्ट्रा पल्मोनरी किस अंग को प्रभावित कर सकती है, तो वो किसको करेगी, देखो ब्रेन को भी करेगी, क्या करेगी, रीढ़ की हड्डियों को भी करेगी, और क्या करेगी, किडनी को भी क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। तो किडनी, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, कौन सी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है। जो टीबी का ये भी एक क्या है, पार्ट है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये क्या करेगी, जो हमारी किडनी है उसको प्रभावित करेगी, और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करेगी, क्या करेगी, ब्रेन को प्रभावित करेगी। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। अगर बात आए पल्मोनरी टीबी, तो ब्रेन को, किडनी को और किसको, रीढ़ की हड्डी को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। अगर डायरेक्ट टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो कौन सा, लंग्स है। कौन सा है, लंग्स है दोस्तों। उसके बाद आइए बात करते हैं, भारत में टीबी की निगरानी कौन सी संस्था करती है दोस्तों, तो वो कौन सी करती है, NTEP। कौन सी करती है, NTEP करती है, ठीक है। और जैसे ये WHO, ये क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। ये पूरे देश विदेश की जो मतलब जैसे भी पीछे महामारी आई है उनके, ये एक पूरी संस्था है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक संगठन बना हुआ है। तो हमारे भारत के अंदर कौन सी है, NTEP है, जो टीबी की निगरानी एक ये NTEP संस्था है वो करती है। उसके बाद टीबी रोगियों को पोषण सहायता योजना के अंतर कितनी सहायता मिलती है दोस्तों, 500 रुपये प्रति महीना मिलती है। कितनी, प्रति महीने। किसको मिलती है, जिसको टीबी रोग है, जो टीबी रोग से क्या है, ग्रस्त है। उसके बाद आइए दोस्तों, कौन सी टीबी रोग अधिक गंभीर है, तो वो कौन सी है दोस्तों, MDR टीबी है। जो MDR टीबी है, टीबी के बहुत सारे पार्ट हैं, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये क्वेश्चन आने के चांस है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, MDR टीबी होगा। कौन सा होगा, MDR टीबी होगा। अगर ये पूछे कि रीढ़ की हड्डी पे कौन इफेक्ट डालता है, किडनी पे कौन डालता है, या फिर जो किडनी है और रीढ़ की हड्डी है वो कौन सा है, पल्मोनरी टीबी है। कौन सा है, पल्मोनरी टीबी। और सबसे गंभीर कौन सा है, MDR टीबी है, ये याद रखिए दोस्तों। उसके बाद अगर बात करते हैं MDR का मतलब क्या है, जो MDR टीबी है उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका मतलब है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट। मतलब ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन है जो रेजिस्टेंस का मतलब क्या, रेजिस्टेंट, ठीक है, रुकावट, ठीक है, प्रतिरोध। तो मतलब जो भी बैक्टीरिया टाइप संक्रमण होगा टीबी से रिलेटेड, तो वो इसके उसके रूप में क्या, ये एक दवाई है रेजिस्टेंट, इसका क्या है, इसका यूज़ किया जाता है। तो मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट, इसका बहुत सारा क्या है, इसकी फ्लोर में याद रखिए। तो ये भी आने के बहुत क्या है दोस्तों, चांस हैं। उसके बाद आइए दोस्तों, MDR टीबी का कारण क्या होता है। MDR टीबी का कारण क्या है, इलाज में बीच में छोड़ना। MDR टीबी का कारण क्या है, जब जैसे इलाज चल रहा है वो इलाज चलते चलते बीच में छोड़ दिया, तो वो क्या हो जाता है, MDR टीबी। कौन सा है, MDR टीबी दोस्तों। उसके बाद आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टीबी का जो इलाज है किस श्रेणी में दवाओं से किया जाता है, तो वो कौन सा, एंटीबायोटिक। कौन सी, एंटीबायोटिक। और जो स्टार्टिंग में वैक्सीन भी लगती है BCG की, उसके डोट्स का कोर्स भी होता है। और आजकल तो क्या है, एंटीबायोटिक जो भी है, एंटीबायोटिक है वो जो डोट्स रूप में भी दवाइयाँ होती हैं वो भी क्या होती है, एंटीबायोटिक होती हैं। जो संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, उसको क्या कर देती है, बॉडी से में से मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देती है। ये 6 मंथ का कोर्स क्या है, जैसे पहले तुम कुछ दिन खाएंगे, कुछ महीने खाएंगे, वो बॉडी में किस टाइप के संक्रमण है, किस टाइप के बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे, उसको जांचेंगे। उसके बाद वो उसको आराम आराम से क्या करेगा, ख़त्म करेगा। उसके बाद वो कहाँ कहाँ छुप छुप के बैठती हैं, वो उनको ख़त्म करेगा। फिर बिल्कुल पूरी बॉडी के अंदर बैठे रहेगा। तो लास्ट के कुछ मंथ में क्या करेगा, वो वेट करता जाएगा कभी और तो ना एक्टिव हो या कहीं से बाहर से आए, तो वो तुरंत क्या करेगा, मतलब उनको ख़त्म करता जाएगा। और इस कारण से इसका क्या लंबा कोर्स होता है 6 मंथ का, ठीक है। तो यह एक बात और ध्यान रखिए, अगर डॉक्टर जितने टाइम की दवाई बोलता है लेने के लिए, तो वो दवाई हमें क्या है, टाइम पे लेनी चाहिए और उतने दिन के लेनी चाहिए। क्योंकि उसमें ये होता है, अगर 10 दिन की मेडिसिन लिखी है, 10 दिन का कारण ये है कि 2-4 दिन तो उसको जो मेडिसिन है वो पहचानने में, उसके बाद उसको ख़त्म करने में, उसके बाद वो कुछ टाइम 1-2 दिन क्या है जो इधर उधर छुप के बैठा उसको, उसके बाद 1-2 दिन क्या करेगा, वेट करेगा कभी और तो ना एक्टिव हो जाए कहीं से, या कहीं से बाहर से तो ना आए। तो अगर ऐसा हम टाइम टू टाइम मेडिसिन नहीं लेंगे, या जो जितने टाइम का कोर्स है वो कोर्स पूरा ना करेगा, तो दोबारा हमारे डिसीज़ होने का क्या है, चांस बढ़ जाते हैं। तो टाइम टू टाइम क्या है, हमने टाइम टू टाइम
मेडिसिन का कोर्स ले लेना चाहिए। जो डॉक्टर की जो डॉक्टर ने बताया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर से और वकील से हमेशा हमने क्या सजेशन लेना चाहिए, कभी भी सजेशन अपने साइड से नहीं लेना चाहिए। जब भी उनके पास जाते हैं तो जो वो बोलते हैं उनका क्या, उनकी बोलने से जो वो बताया जाता है उनकी बातों पे क्या हमने अमल करना चाहिए दोस्तों। तो टीबी की बीमारी किस स्तर पर अधिसूचित रोग है? तो देखिए, अधिसूचित रोग कौन सा, ये मतलब राष्ट्रीय स्तर पर है। कौन से पर? राष्ट्रीय स्तर पर है दोस्तों। टीबी रोग को दवा लेने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है? तो वो डॉट्स योजना चला रही है दोस्तों। कौन सी? डॉट्स योजना दोस्तों। उसके बाद आइए, उसके बाद करते हैं अब भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य अभी 2025 तक रखा गया है दोस्तों। आपको पता ही है, एग्जाम में भी आया है कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष क्या है, मतलब देश में से मतलब टीबी को बिल्कुल, प्रत्येक टीबी रोग को ख़त्म कर देना। तो उसका लक्ष्य क्या है? 2025, इसी साल तक टीबी रोग को क्या है, इसका लक्ष्य है ख़त्म करने का। उसके बाद टीबी के इलाज के दौरान मरीज को क्या नहीं करना चाहिए? तो दूसरी बात है, दवा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो पूरा ट्रीटमेंट हो, पूरा ट्रीटमेंट करना। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो टीबी के प्रकार बन जाएंगे, MDR टीबी या पुल्मोनरी टीबी, फिर वो एक गंभीर रूप भी ले लेता है। तो जो टीबी हो चुकी है उसका ट्रीटमेंट जितना बोला जाता है उतना कीजिए। उसके बाद दोस्तों, टीबी किस श्रेणी की बीमारी है? वो किस श्रेणी की है दोस्तों? बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो बैक्टीरियल टाइप की क्या है, ये श्रेणी है। कई बार इसमें आ जाता है वायरस, आ जाता है प्रोटोजोआ आता है, और बैक्टीरिया तो भी क्या आएगा? बैक्टीरिया आएगा। अगर इनमें से कुछ और अलग आके परजीवी की बात करें तो फिर वो परजीवी होगा, क्योंकि बैक्टीरिया भी क्या एक परजीवी है, ठीक है। उसके बाद आइए दोस्तों, पुल्मोनरी टीबी में बलगम कैसा होता है? दोस्तों वो कैसा होता है, एक तो जो पुल्मोनरी टीबी क्या है, जिसमें मतलब ब्लड आएगा खांसते हुए बलगम के साथ। तो पुल्मोनरी टीबी कौन सी है? पुल्मोनरी समझ गए ना, हमारी वेटनरी जो है हमारी लंग्स से हृदय तक जो जुड़ी होती हैं उनको पुल्मोनरी शीरा और पुल्मोनरी, जिसको महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी शीरा, तो वो धमनियाँ होती हैं उनको, जैसे हमारी लंग्स से लेके हार्ट से जुड़ी होती हैं, लंग से हार्ट तक, जिसको पुल्मोनरी शीरा और पुल्मोनरी क्या बोल देती हैं? धमनियाँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है क्या? बलगम के साथ खून आएगा दोस्तों। क्या आएगा? खून आएगा। तो ये इसका ऑप्शन राइट है। उसके बाद आती है दोस्तों टीबी के बाद हमने करवाया था प्लेग रोग। कौन सा करवाया था दोस्तों? प्लेग रोग। जो प्लेग रोग है वो 14वीं शताब्दी में, मैंने आपको बताया था, प्लेग रोग 14वीं शताब्दी में किसका रूप दिया गया था? महामारी का नाम दिया गया था दोस्तों। किसका? महामारी का नाम दिया गया था। भारत में 1898 से 1918 तक ये फैल गई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारा मैंने क्लास में बताया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? सबसे पहले जीवाणु कौन सा है दोस्तों? मैंने बताया था यर्सनिया नाम का पेस्टिज, यर्सनिया पेस्टिज नाम का क्या है? जीवाणु है दोस्तों। क्या है? यर्सनिया पेस्टिज नाम का जीवाणु। ये कहाँ पाया जाता है? मैंने बताया था आपको कि जो माध्यम है चूहा है, और चूहे के ऊपर पिस्सू पाए जाते हैं। उन पिस्सू का नाम क्या? जिनोक्सुएला या पाइशुवेला। उस पाइशुवेला की लार के अंदर क्या होती है? जीवाणु होते हैं। कौन से? यर्सनिया पेस्टिज। जैसे ही वो छोटा सा जीव, सूक्ष्म जीव, जिसको पिस्सू बोलते हैं, जिनोक्सुएला, पाइशुवेला बोलते हैं, वो बॉडी को काटेगा। काटने से उसकी लार से क्या, सांस के साथ यर्सनिया नाम का हमारी बॉडी के अंदर जीवाणु चला जाता है, जिससे क्या प्लेग रोग हो जाता है। और उसके लक्षण क्या है? चमड़ी का खराब होना, है ना, लसिका ग्रंथि, लिम्फ नोड बोलते हैं जिसको, उनको डैमेज करना, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। तो मुख्य किसके माध्यम से फैलता है? वो किसके माध्यम से फैलता है? तो देखो, संक्रमित चूहों, ऑलरेडी चूहे के पास होगा तो चूहे में संक्रमित होगा, तो और पिस्सुओं से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। उसके बाद आइए, प्लेग का सबसे घातक रूप कौन सा है? सबसे घातक रूप कौन सा दोस्तों? न्यूमोनिक है। कौन सा है? न्यूमोनिक है। तो मैंने इसमें प्लेग के 3 टाइप बताए थे, बिबोनिक और न्यूमोनिक और एक सेप्टिनिमिक, ठीक है। तो ये 3 बताए थे। उसमें से जो सबसे खतरनाक है वो कौन सा है दोस्तों? वो है सी ऑप्शन, न्यूमोनिक। जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं उनको ख़त्म करना। क्या ख़त्म करना? लिम्फ नोड, ठीक है। क्यों होते खतरनाक? लिम्फ नोड से ही क्या हमारी जो
प्रतिरक्षा प्रणाली होती है दोस्तों वो मजबूत होती है, हमें क्या है हमारे जो अलग अलग रोग होते हैं उनसे बचाव करती है। तो जब वही ख़त्म हो जाएगी तो क्या है घातक रूप ले लेगी ये डिसीज़, तो इसलिए इसका नाम काली मौत रखा गया था दोस्तों। उसके बाद प्लेग की श्रेणी की बीमारी है दोस्तों बैक्टीरिया से है। कौन सी है दोस्तों? बैक्टीरिया से है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, लगभग 300 क्वेश्चन है। अगर बिल्कुल एक एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट लगेगी तो ये क्लास बहुत लंबी होगी, 5-6 घंटे की बन जाएगी। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करो और साथ के साथ नोट्स बनाओ, ताकि आपके किसी प्रकार की क्या हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन से वंचित ना हो। तो दोस्तों देखो, प्लेग किस ऐतिहासिक नाम से जाना जाता है? वो दोस्तों लाल रोग, हरा बुखार, सफ़ेद मौत। तो कौन सी है? काली मौत है, जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं। क्यों बोलते हो मैंने क्लास में आपको बताया है। उसके बाद बुबोनिक प्लेग में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है दोस्तों? ग्रंथि में सूजन होती है। और वो कौन सी ग्रंथि होती हैं? जैसे लिम्फ नोड ग्रंथि होती है, और मिक्स ग्लैंड ग्रंथि होती है, और जो हमारी अन्य ग्रंथियाँ होती हैं जिसको ग्लैंड्स बोल देते हैं। तो उन ग्रंथियों में क्या हो जाती है? सूजन होती है। और अलग अलग ग्रंथियों क्या है? अलग अलग कार्य है। ठीक है दोस्तों। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? लीवर है। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है दोस्तों? अग्नाशय। ये भी क्या है? हमारी ग्रंथि हैं। जैसे हम ग्लैंड के बारे में क्लास लेंगे दोस्तों, उसमें बिल्कुल आपको डिटेल में समझाया जाएगा। और उसके बाद जैसे इनके प्रैक्टिस करवा रहे हैं, साथ साथ पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो दोस्तों जितनी भी आपकी साइंस है, वो साइंस आपकी रसायन विज्ञान हो जिसको केमिस्ट्री बोलती हैं, फिजिक्स जिसको भौतिक विज्ञान बोलती हैं, फिर बायोलॉजी जीव विज्ञान, उसके बाद वनस्पति विज्ञान या फिर भू विज्ञान जिसको जियोलॉजी बोलते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड। तो ये जितनी भी आपकी साइंस है कंप्लीट करवाई जाएगी। कंप्लीट करवाने के बाद प्रैक्टिस सेट साथ के साथ करवाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का एग्जाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो आप उस क्वेश्चन से वंचित न हो और आपका 1 नंबर पक्का। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद न्यूमोनिक प्लेग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? जो न्यूमोनिक होता है दोस्तों वो किसको करता है? तो वो किसको करता है दोस्तों? जो हमारा लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, क्या किसको करता है? लंग्स, फेफड़े को करता है दोस्तों। किसको? फेफड़े को। तो मैंने बताया था न्यूमोनिक फेफड़े को। किसको? फेफड़े को दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्लेग की पुष्टि के लिए कौन सी जांच होती है? तो वो ब्लड कल्चर। कौन सा? प्लेग की पुष्टि के लिए मतलब जो इसका टेस्ट किया जाएगा, जांच की जाएगी, तो वो ब्लड के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें ब्लड कल्चर होता है। जैसे यूरिन कल्चर होता है, ऐसे ही एक ब्लड कल्चर होता है। इस ब्लड कल्चर के अंदर क्या है, किस वजह से क्या है ये एलर्जी हो रखी है या चमड़ी पे रोग हो रखा है, क्या कारण है, कौन सा जीव है, वो टेस्ट किया जाता है, उसको ब्लड कल्चर बोल देते हैं। और उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, प्लेग किस वर्ग की संक्रामक बीमारी है? दोस्तों वो ए वर्ग की है। कौन से वर्ग की है? ए वर्ग की है। प्लेग के इलाज में कौन सी दवा अधिकतर दी जाती है? तो वो कौन सी दी जाती है दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैंने आपको कल भी बताया था, एरिमाइसिन भी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है। ये भी क्या है? एक एंटीबायोटिक का रूप है। क्या है? एंटीबायोटिक का रूप है। ये एंटीबायोटिक होती है, वो भी क्या? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये रिम्फेम्पिसिन भी है, एजिथ्रोमाइसिन भी है, पेनिसिलिन है। पर दवा अधिकतर कौन सी दी जाएगी? वो स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। अगर इसमें से कोई और अलग से दवाई का नाम हो और उसमें देख लेना है, जितनी भी अपनी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक 5-6 एंटीबायोटिक है मेन, उनका नाम याद रखिए, ऑप्शन में आ जाता तो एक एंटीबायोटिक मिलेगी, बाकी अलग दवाइयाँ मिलेगी। तो एंटीबायोटिक, ठीक है। तो कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन दोस्तों। कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये मैंने क्लास में कल करवाया दोस्तों। उसके बाद देखो, मैंने बताया था 3 टाइप की होती है, ये आ गई सेप्टिसेमिक। कौन सी आ गई? सेप्टिसेमिक। बुबोनिक, और तीसरी बता दी मैंने सेप्टिसेमिक। कौन सी? सेप्टिसेमिक। किस प्रकार की है दोस्तों? वो खून में संक्रमण होगा। तो रक्त प्रवाह में क्या है? जो सेप्टिसेमिक है वो रक्त प्रवाह में क्या करेगा? संक्रमण करेगा। तो ये कौन सी है? रक्त, हमारा ब्लड में इफेक्ट करेगा, क्या संक्रमण करेगा। जो न्यूमोनिक प्लेग है, न्यूमोनिक प्लेग फैल सकता है किससे? हवा के माध्यम से। हवा के माध्यम से कैसे? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब वो क्या करेगा, किसी वजह से उसके बैक्टीरिया
दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, ये किसी संपर्क की वजह से। प्लेग का पहला मामला भारत में किस वर्ष रिपोर्ट में आया था दोस्तों? वो लगभग 1896 के आसपास आया था। और मैंने बताया था हमारे देश के अंदर कब उभर के आई थी? 1898 में आई थी, और कब तक? 1918 तक बहुत तेज़ी से फैली थी दोस्तों। और इस प्लेग रोग को महामारी का रूप दिया गया था, और ये 14वीं शताब्दी से बात है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 14वीं शताब्दी से क्या है, बीमारी पैदा हुई थी। उसके बाद प्लेग रोग का वाहक क्या है दोस्तों? प्लेग रोग का वाहक है पिस्सू, और माध्यम है क्या है? चूहा। माध्यम की बात करें तो चूहा, चूहे के ऊपर क्या होता है? पिस्सू होते हैं। पिस्सू का नाम कभी भी क्या दे देते हैं? जिनोक्सुएला या पाइशुवेला। वो पिस्सू ही क्या है? उस चूहे से उतर कर हमारे घरों में चूहे होंगे तो क्या होगा? वो पिस्सू वगैरह जितने जिनोक्सुएला पाइशुवेला होते हैं वो इधर उधर फिरेंगे और किसी न किसी बॉडी पे क्या ही आ जाएंगे। बॉडी पे आने से कहीं ना कहीं बॉडी पे कट करेगा, जिससे उसकी लार से क्या है, यर्शनिया नाम का जो जीवाणु है वो बॉडी के अंदर चला जाएगा दोस्तों, जिससे क्या प्लेग रोग होगा। ये मैंने क्लास में अच्छे से समझाया है, वो क्लास देखिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए। प्लेग का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करने के बाद कहाँ जाकर हमला करेगा? तो जो लिम्फ ग्रंथियाँ हैं, लिम्फ ग्रंथियाँ मैंने क्लास में बताया कहाँ होती हैं? चेस्ट में होती है, शोल्डर में होती है, और बिल्कुल ये हमारा जो पेट है, एब्डोमेन, यह जांघ से थोड़ा ऊपर, यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारी मात्रा में होती है, पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद लिम्फ ग्रंथियाँ क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की ही एक पार्ट है। प्लेग वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्लेग वैज्ञानिक का नाम क्या है? यर्सनिया पेस्टिस। क्या है? यर्सनिया पेस्टिस। उसके बाद आइए, बुबोनिक प्लेग से ग्रसित व्यक्तियों में ग्रंथियों में सूजन, वो सूजन किसकी वजह से? सिस्ट, किसकी वजह से? सॉरी, बुबोज। क्या है? बुबोस। बुबोनिक प्लेग से ग्रसित व्यक्ति में ग्रंथियों की सूजन को क्या कहते हैं? जब ग्रंथियों में स्वेलिंग आएगी तो उसको बोलते हैं बुबोस। क्या बोलते हैं? बुबोस। याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। उसके बाद प्लेग से बचाव के लिए क्या जरूरी है? वो क्या जरूरी है दोस्तों? मतलब प्लेग से बचना है तो क्या होगा? हमारे घर में चूहे नहीं होने चाहिए। अगर चूहे नहीं होंगे तो क्या है, जो पिस्सू हैं वो पिस्सू नहीं होंगे, और पिस्सू नहीं होंगे तो क्या है, यर्सिनिया नहीं होगा, यर्सिनिया नहीं होगा तो क्या है, प्लेग रोग नहीं होगा। तो चूहे के लिए बहुत सारे आज के टाइम में क्या है, बहुत ज़्यादा उपचार हैं, ठीक है। नहीं तो पहले, बहुत टाइम पहले की बात, अगर 14वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी की बात करें तो बिल्लियाँ होती थी घर में, तकरीबन सभी घर में। तो वो बिल्लियाँ क्या होती थी? बिल्ली होगी तो चूहा नहीं होगा, चूहा बिल्ली के डर से क्या इधर उधर भागा रहता था, ठीक है। तो दोस्तों अब आज के टाइम में तो बहुत सारे उपचार हैं। निम्न में से कौन सा प्लेग का प्रकार नहीं है दोस्तों? देखो, बुबोनिक भी है, न्यूमोनिक भी है, सेप्टिसेमिक है, ये क्या है, प्लेग के टाइप्स हैं। तो कौन सा बच गया? गैस्ट्रिक बच गया दोस्तों। कौन सा? गैस्ट्रिक है। तो गैस्ट्रिक क्या है? सी टाइप। तो सी ऑप्शन है जो गैस्ट्रिक है, इसमें क्या है, प्लेग का प्रकार नहीं है दोस्तों। क्या है? प्लेग का प्रकार नहीं है। प्लेग महामारी फैलाने में कौन सा जानवर मुख्य भूमिका निभाता है? मतलब माध्यम की बात आई तो कौन सा है भाई? वो चूहा है। मैंने बताया था चूहा क्या है, माध्यम है, तो वो क्या है, चूहा है। प्लेग संक्रमण कितने समय में गंभीर रूप ले सकता है? वो लगभग कुछ घंटे, 2 से 3। देखो, अगर किसी का प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो तंत्रिका तंत्र है और प्रतिरक्षा है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो अगर कमज़ोर है तो वो तुरंत 1-2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे। अदरवाइज जिसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो वो 2 से 3 दिन भी ले लेता है। तो 2 से 3 दिन। न्यूमोनिक प्लेग की मृत्यु दर कितनी हो सकती है? न्यूमोनिक प्लेग की मृत्यु दर कितनी हो सकती है बिना इलाज के? अगर प्लेग रोग का इलाज ना किया जाए तो क्या होगा? 100% प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा? वो डेड करेगा। तो क्या डिसीज बढ़ेगी शरीर के अंदर और वो क्या करेगी? मृत्यु का रूप ले लेगी। तो 100% आएगा दोस्तों। क्या आएगा? 100% आएगा। उसके बाद है दोस्तों WHO प्लेग को क्या मानती है? री इमर्जिंग इन्फेक्टियस डिसीज मानती है। क्या मानती है? जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, प्लेग को क्या मानती है? री इमर्जिंग इन्फेक्टियस डिसीज मानती है। याद रखिए वे ये मानती है, री इमर्जिंग इन्फेक्टियस डिसीज। प्लेग का टीका है या नहीं है? सी, उपलब्ध है लेकिन सीमित प्रयोग के लिए उपलब्ध है दोस्तों। उसके बाद
1994 में भारत के किस राज्य में प्लेग का बड़ा प्रकोप हुआ था? वो था गुजरात था। सबसे पहले गुजरात में बहुत तेज़ी से फैला था दोस्तों। तो वो राज्य कौन सा है? प्लेग, सॉरी क्या, कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात में कौन सा रोग फैला था ये पूछ लेते हैं। तो प्लेग कब? 1994 में। कब? 1994 में। उसके बाद आइए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हमने टेटनस। प्लेग के बाद कौन सा करा था? टेटनस। और प्लेग रोग की खोज किसने की थी? कीटो-साटो और कौन सा? यस्निया। कीटो-साटो और यस्निया नाम का जो व्यक्ति थे हांगकांग से, उन्होंने क्या की? खोज की थी दोस्तों, याद रखिए। उसके बाद टेटनस रोग का कारण बनने वाला जो टेटनस रोग है, क्लोस्ट्रीडियम कौन सा? टेटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, सी ऑप्शन क्या है? राइट है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्या क्लास में बताया है। टेटनस संक्रमण शरीर में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करेगा? सांस के जरिए, दूषित भोजन के, खुले घाव, कट से। अब मैंने बताया था ये ज़्यादा जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में, गिल्ली मिट्टी, घोड़े का गोबर जिसको लीद कहते हैं, और तीसरा था जंग लगे लोहा। अब मान के चलो हमारी बॉडी कहीं से कट, ऑलरेडी पहले से चोट लगी हुई है, जैसे ही वो कहीं पे हमारा मिट्टी में, गिल्ली मिट्टी में हाथ जाएगा या गोबर में जाएगा या फिर जंग लगे लोहे पे लगेगा, तो वो जो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसको टेटनस हो जाएगा। और लक्षण में मैंने क्या बताया था? तंत्र के प्रभावित, तंत्रिका तंत्र, और इसका जो अन्य नाम बताए थे, क्या बताए थे? धनुष्टाकार बताया था। क्या बताया था? धनुष स्तंभ, दृष्टाकार, और तीसरा जैसे ये टेटनस है। उसके बाद आइए दोस्तों, टेटनस में टॉक्सिन कार्य करता है, वो न्यूरोटॉक्सिन कार्य करता है। क्या करता है? न्यूरोटॉक्सिन दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। उसके बाद टेटनस बैक्टीरिया की स्थिति में पनपने का अवसर मिलता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी जिसको एनारोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनारोबिक। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया को कौन सी स्थिति में? पनपने का अवसर मिलता है, पनपने पे, ठीक है। उसके टेटनस का पहला प्रमुख लक्षण क्या होता है? उसका प्रमुख लक्षण होता है जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, और मांसपेशियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु का ही पूरा सिस्टम ब्रेन के साथ क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले हमारी मांसपेशियों को क्या करेगा? जकड़ेगा। जैसे मांसपेशियों का जकड़ेगा तो जो मैंने बताया था, मांसपेशियों को जकड़ने से क्या शेप हो जाती है? ऐसी शेप हो जाती है, और ऐसी शेप होगी तो इसलिए इसको धनुस्तंभ बोला जाता है, धनुष्टाकार इसका अन्य नाम बोला जाता है। और एक अलग से नाम आया बहुत बार एग्जाम के अंदर, बहुत टाइम, मल्टीपल टाइम में क्या है एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो क्या है? लोकजा। अन्य नाम क्या है टेटनस का? लोकजा। और क्या है? धनुस्तंभ या धनुष्टाकार दोस्तों। उसके बाद आइए, टेटनस से ग्रसित व्यक्ति को मुंह खोलने में कठिनाई होती है, इसे क्या कहते हैं? लोकजा दोस्तों। क्या कहते हैं? लोकजा। उसके बाद दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेटनस से कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? कौन सी होती है? श्वसन तंत्र, नाड़ी तंत्र, पाचन तंत्र। तो जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु से ब्रेन के साथ जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। क्या कर देता है? प्रभावित कर देता है। टेटनस का सबसे बड़ा खतरा क्या है दोस्तों? सांस का रुक जाना। अगर सांस रुकेगा तो क्या है? बंदा, जो व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। उसके टेटनस से बचाव के लिए कौन सा टीका? तो टेटनस के लिए कौन सा टीका है दोस्तों? टीटी, टेटनस टॉक्सोइड। और इसमें मैंने बताया था अन्य नाम, जैसे टीटी स्पेशल टेटनस, एक होता है एटीएस जिसको एंटोक्सी टेटनस सीरम बोल देते हैं, वही है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है? उसका अन्य नाम भी है एंटी टेटनस सीरम, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद टिक्का पहली बार कब दिया जाता है दोस्तों? जन्म के समय टेटनस का टिक्का भी लगता है। जन्म के समय टेटनस हो गया, हेपेटाइट हो गया, पोलियो हो गया, और जन्म के कुछ दिन बाद जैसे बीसीजी का भी हो गया, और परटूसिस डीपीटी का इंजेक्शन भी हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे इंजेक्शनों के अलग से हम डिस्कस करेंगे, क्लास लगेंगे, उस क्लास में अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपका साइंस से रिलेटेड किसी प्रकार का क्वेश्चन गलत ना हो।
किस अवस्था में टेटनस का जोखिम सबसे अधिक होता है दोस्तों? किस अवस्था में होता है? डिलीवरी के समय दोस्तों। किसके समय? जब डिलीवरी होती है, उसको बोलते हैं अनहाइजीनिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनहाइजीनिक कंडीशन दोस्तों। टेटनस का उपचार किस प्रकार की दवाओं से किया जाता है दोस्तों? तो टॉक्सिन एंटीबॉडी। कौन सी? टॉक्सिन एंटीबॉडी। तो जितनी एंटीबॉडी होती है टॉक्सिन, वो उनसे क्या है, टेटनस का इलाज किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? इलाज। टेटनस का कारक बैक्टीरिया किस प्रकार का होता है? तो वो किस प्रकार का होता है? ग्राम पॉजिटिव रोड। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, याद रखना। बैक्टीरिया का प्रकार कैसा होता है? टेटनस का कारक बैक्टीरिया। तो वो जब वो बैक्टीरिया कारक है, वो टेटनस का कारक बैक्टीरिया किस प्रकार का होगा? ग्राम पॉजिटिव रोड होगा, याद रखना। ग्राम पॉजिटिव रोड, GPR। उसके बाद टेटनस में मांसपेशी के संकुचन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? फ्लैक्चर। क्या, सॉरी, स्पेजम। क्या बोला जाएगा? स्पेजम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्पेजम। और पैरालिसिस, ये एक अलग से, जब बच्चे को जन्म के तुरंत बाद या कुछ टाइम बाद अगर उसको लकवा लग जाता है, पैरालिसिस, वो एक पोलियो का रूप होता है, ठीक है, वो पोलियो बीमारी है। अब टेटनस की बात चली हुई है दोस्तों, तो वो क्या है? हमारा स्पेजम है। क्या है? स्पेजम। मांसपेशियों का संकुचन मतलब जकड़ना। और उसका टेटनस एंटीबायोटिक कौन सा दिया जाता है दोस्तों? तो वो कौन सा दिया जाता है? एंटीबायोटिक की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोनिडाजोल। कौन सा? मेट्रोनिडाजोल। बहुत सारी इसकी एंटीबायोटिक में टैबलेट भी है और क्या, सिरप भी है, मेट्रोनिडाजोल। उसके बाद दोस्तों टीबी इंजेक्शन कितनी बार दिया जाता है? वो दिया जाता है 3 बार। कितनी बार? टीबी का इंजेक्शन 3 बार दिया जाता है दोस्तों। टेटनस का के कारण मृत्यु दर बिना इलाज से कितनी हो सकती है दोस्तों? 80% की हो जाती है। अगर टेटनस का ट्रीटमेंट ना हो या उसको इंजेक्शन ना लगे हो, वैक्सीन ना लगे, तो 80% या उससे ज़्यादा हो सकती है। टेटनस में शरीर किस मुद्रा में झुक जाता है? तो वो किस मुद्रा में झुकेगा? कौन सा? ओपिस्टोटोन्स पोस्चर में। कौन सी मुद्रा में? ओपिस्टोटोन्स पोस्चर मुद्रा में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेटनस का निदान किस आधार पर किया जाता है दोस्तों? क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर। किनके? क्लिनिकल लक्षणों के आधार पर क्या इसका इलाज किया जाता है? उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। टेटनस जीवाणु किस में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो मिट्टी। कौन सी मिट्टी? गिल्ली भी आ सकती है। और कौन सा? जंग लगे लोह। और इसके अलावा क्या हो सकता है? ज़्यादा मात्रा में किसके गोबर में? घोड़े के गोबर। किसके? घोड़े के गोबर में दोस्तों। टेटनस वैक्सीन का प्रभाव कितने वर्षों तक रहता है? लगभग टेटनस का 10 वर्षों तक प्रभाव रहता है। अगर वो वैक्सीन लगी हुई है तो अगर 10 साल के बीच, 10 साल के अंदर अंदर अगर किसी वजह से टेटनस का जीवाणु हमारे बॉडी में जाएगा तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा, प्रभावित नहीं करेगा। टेटनस रोकथाम की सबसे जरूरी क्या है दोस्तों? तो टेटनस रोग की रोकथाम में सबसे ज़रूरी क्या है? तो सबसे ज़रूरी क्या है? टीकाकरण। और जो घाव है उस घाव को अच्छे से साफ़ करें। कभी देखा अगर कोई घाव हो रहा है, किसी को घाव, चोट लगी हुई है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसको क्या करता है? अच्छे से साफ़ करता है, उस पर हाइड्रोजन डाल के। उसके बाद उसके ऊपर एंटीबायोटिक लिक्विड डालती हैं, जैसे विटाडिन हो गई, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में तो टीकाकरण और घाव की सफाई, उसके बाद अच्छे से उसके ऊपर क्या करना? स्टिचिंग करना या फिर पट्टी को बांध देना। उसके बाद देखो टेटनस से संक्रमित व्यक्ति को किस प्रकार की देखभाल चाहिए? तो अंधेरा और शांत वातावरण। अंधेरा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लाइट है, टेटनस के व्यक्ति, अगर टेटनस से ग्रस्त है व्यक्ति, अगर उसकी आंखों पर लाइट पड़ेगी तो वो जो हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो प्रभावित होगा, जिसकी वजह से क्या है, ये टेटनस का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा।
तो उसके बाद दोस्तों टेटनस में शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, वो करता है अकड़न और झटके टाइप की। कैसे? अकड़न, अकड़ जाएगा शरीर, जैसे पत्थर टाइप का हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं, ठीक है। और कौन सा? झटके टाइप का। उसके बाद आइए दोस्तों, उसके बाद टाइफाइड। देखो टेटनस के बाद हमने किया था टाइफाइड, तो टाइफाइड रोग का कारण कौन सा है दोस्तों? टाइफाइड में जो जीवाणु है वो साल्मोनेला टाइफी है, तो वो कौन सा है? ए ऑप्शन है। कौन सा दोस्तों? ए ऑप्शन है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, टाइफाइड मुख्य रूप से किस माध्यम से फैलता है, तो वो किस माध्यम से फैलेगा दोस्तों? मच्छर के काटने से, दूषित जल और भोजन, और छींक और खांसी, तो वो बी ऑप्शन है, दूषित जल। टाइफाइड कब फैलेगा? अगर हम दूषित भोजन या दूषित जल लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? टाइफाइड में हिंदी में मोतीझारा, मतलब अन्य नाम क्या बताया था? आंतरिक बुखार, मियादी बुखार, मोतीझारा, तो ये क्या है? इसके अन्य नाम है दोस्तों। क्या है? अन्य नाम है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो वो छोटी आंत बताई थी, स्मॉल इंस्टेटाइन दोस्तों। कौन सी? स्मॉल इंस्टेटाइन। टाइफाइड का प्रमुख लक्षण क्या है? लगातार, देखो आंतरिक बुखार, मोतीझारा या फिर मियादी बुखार। बुखार तो शरीर के अंदर क्या रहेगा? जब 6 से 7 दिन तक लगातार बुरा बुखार, अगर टेम्परेचर या बुखार बना रहेगा बॉडी के अंदर, तो उसके चांस हो जाते हैं किसको? टाइफाइड है। और उसका उपचार के लिए अलग से मैंने बताया था कि जांच कैसी होती है, उसकी जांच कैसी है और उसका इलाज कैसी है। तो उसकी जो एंटीबायोटिक टाइप की है, और उसके बाद मेडिसिन है, या फिर मृत इंजेक्शन टाइप है, जिसके अंदर छोटे छोटे मृत को जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इंजेक्शन के रूप में, वैक्सीन के रूप में अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद वो क्या करेंगे? हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी है उसको अलर्ट कर देगा, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या अलर्ट कर देगा। उसके बाद वो जितने भी जीवाणु उनको क्या करेगा? वो अंदर से मार गिराएगा, ख़त्म करेगा। उसके बाद टाइफाइड के निदान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? तो विडाल टेस्ट। कौन सा है वो? विडाल टेस्ट है। विडाल टेस्ट में मैंने बताया था ब्लड का सैंपल लेंगे, और उसमें 6 क्या होती हैं? सर्कल होते हैं स्लाइड पे, उसमें ब्लड डाल लेंगे, और उसमें फिर उसके प्रति एंटीजन होते हैं, जो अलग अलग एक लिक्विड फॉर्म होता है, वो डाले जाएंगे उसमें। उसको हिला के देखेंगे, जो ज़्यादा फटेगा, और उसमें होता है जैसे 160, 1.60, 1.80, और उसके बाद 1.100, 200, ऐसे बढ़ते हुए 2.20 ऐसे बढ़ेंगे। तो 180 से ऊपर जितना भी होगा वो टाइफाइड क्या है? पॉजिटिव। अगर 180 से नीचे तो टाइफाइड नेगेटिव है, ठीक है, टाइफाइड। उसके बाद ये विडाल टेस्ट है, तो याद रखिए, पूछ लेते हैं कि टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। कौन सा होता है? विडाल टेस्ट होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड में बुखार का पैटर्न कैसा है? मतलब वो पैटर्न कैसा रहेगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, और क्या रहेगा? बॉडी के अंदर लगातार रहेगा। उसके बाद टाइफाइड के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? तो वो कौन सी दी जाती है? सिप्रोफ्लोक्सिन। कौन सी? सिप्रोफ्लोक्सिन। ये एंटीबायोटिक दवाई है, मेडिसिन है, ये दी जाती है दोस्तों। और एक अलग से अल्पकृत एक क्या है? ओरल डिसीज है, वो डायरेक्ट मुख के द्वारा ली जाएगी। उसके बाद टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? लक्षण आने का समय कितना होता है दोस्तों? बी लगभग 6 दिन के बाद। अगर 6 दिन लगातार बुखार है और उसके बाद ही बुखार रहता है, तो 6 से 3 दिन तक क्या है इसके? 6 दिन बुखार रहा, या 1 हफ्ता के बाद अगर बुखार भी है, तो उसको क्या? टाइफाइड है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ट्रीटमेंट करने के बाद तो धीरे धीरे 30 दिन बाद क्या हो जाता है? ये ख़त्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आइए दोस्तों, टाइफाइड से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? तो वो कौन सा लगाया जाता है? टाइफाइड वैक्सीन। इसकी वैक्सीन है जो मैं बताया एंटीबायोटिक, तो उसका नाम है टाइफो 20A या फिर VI, ठीक है। टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा सैंपल लिया जाता है? तो वो C। कौन सा सैंपल लेंगे टाइफाइड के लिए? ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। और टेस्ट कौन सा होगा? विडाल टेस्ट होगा। टाइफाइड में शरीर में क्या विशेष परिवर्तन दिखेगा? तो स्किन पर गुलाबी चकत्ते भी हो जाएंगे। अगर काफ़ी टाइम तक अगर रहेगा
तो शरीर रेडनेस आ जाएगी, चकते से हो जाएंगे, ठीक है। वो टाइफाइड का क्या है, लक्षण है, ये भी परिवर्तन है, शरीर में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। और टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा सैंपल है, ब्लड का सैंपल है दोस्तों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, टाइफाइड का प्रमुख जटिलता क्या हो सकती है, तो वो क्या होगी, आंत फट सकती है। अगर टाइफाइड काफ़ी दिन तक बना रहा, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो जो हमारी आंत है, इंस्टाटाइन है, वो क्या हो जाएगी, फरपोर्टेशन हो जाएगी, मतलब आंत का फट जाएगी, वो आंत क्या हो जाएगी, अंदर से फट जाएगी। कौन सा वर्ग ज़्यादा टाइफाइड की चपेट में आता है, तो वो किशोर और युवा। कब आएंगे, क्योंकि दूषित भोजन और दूषित जल पीने से। दोस्तों तो बाहर का जितना भी फूड है कोशिश करिए कि उनसे बचें, अपना घर का शुद्ध भोजन खाइए और शुद्ध जल पीजिए, ताकि इस ऐसी बीमारी, ऐसी डिसीज से क्या बचा जा सके। दोस्तों भारत में टाइफाइड आमतः किस मौसम में होता है, वो कब होगा, गर्मी और बरसात के मौसम में होगा, गर्मी और बरसात के मौसम में होगा दोस्तों। उसके बाद टाइफाइड बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से कैसी होती है, तो वो किस टाइप की होती है। जो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, वो किस टाइप का होता है, रोड टाइप का, छड़ी आकार का, बैसिलस टाइप का। बेट कैसा, बैसिलस टाइप का। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा आहार उचित है, उच्च प्रोटीन और हल्का भोजन। हल्का भोजन क्या है, जो हमारी आंत है, आंत पे इफेक्ट डालेगा, तो आंत क्या करेगी, डाइजेशन सिस्टम बंद कर देगी, तो इसलिए हल्का भोजन है, ताकि आंत जो हमारे इंस्टाटाइन है उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हल्का भोजन और उच्च प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्या टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति संक्रमक होता है, क्या होता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि जिसको टाइफाइड है तो वो संक्रमित है। हाँ, जब तक बैक्टीरियल मल द्वारा निकलता है, जब तक बैक्टीरिया मल द्वारा निकलता है, मतलब वो क्या है, जिसको टाइफाइड है वो व्यक्ति क्या संक्रमित है, उसको क्या टाइफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड का सही इलाज न होने पे क्या हो सकता है, क्या होगा, पुनः संक्रमण, और क्या होगी, अगर टाइफाइड का अच्छे से इलाज नहीं किया तो क्या होगा, वो दोबारा भी होगा, और दोबारा होगा, बढ़ते जाएगा, आंतें फटेंगे, काम करना छोड़ देगी, तो क्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। टाइफाइड की रोकथाम कैसे की जा सकती है, साफ पानी और स्वच्छता बनाए रखें। अगर साफ पानी, स्वच्छ भोजन खाएंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, तो जो टाइफाइड है वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में आएगा नहीं। उसके बाद कौन सा टाइफाइड का जीवाणु सबसे पहले असर करता है, तो वो सबसे पहले असर कौन सा करता है, छोटी आंत की लिम्फ प्रणाली पे क्या करेगा, असर करेगा। और जो हमारी इंस्टाटाइन होती है, सबसे छोटी नाम है, वैसे वो होती है, बहुत लंबी होती है, और उसके अंदर दीवारों पे क्या है, ये टाइफाइड के जीवाणु जो चिपक जाते हैं, जिससे क्या है, पाचन शक्ति कम हो जाती है दोस्तों। टाइफाइड के इलाज में एंटीबायोटिक का कोर्स क्यों ज़रूरी है दोस्तों, एक बैक्टीरिया को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए। तो यही मैं बात कह रहा हूँ, जितनी भी डिसीज अगर डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर ने ये बताया कि आपको 10 दिन का ट्रीटमेंट करना है, तो आप 10 दिन की बजाय 12 दिन करिए। तो दोस्तों जिससे क्या है, बैक्टीरिया या वायरस जिस प्रकार से, जिस जीव से, परजीवी से डिसीज हुई है, वो संक्रमण खत्म हो जाए। टाइफाइड का प्रमुख वाहक कौन है दोस्तों, तो संक्रमित व्यक्ति है। कौन है वाहक, संक्रमित व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद टाइफाइड का प्रमुख कारण बनने वाले जीवाणु का पूरा नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी दोस्तों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों कम से कम हमने लगभग, ज़्यादा नहीं, हमने 150 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं, 150 क्वेश्चन। और इस टाइप के जो हम डिसीज करेंगे, या जितने भी हम साइंस के टॉपिक करेंगे, या मैथ की या रीजनिंग के करेंगे, उनके टॉपिक के बाद आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। दोस्तों अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और अच्छे
अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका अच्छे साथ दूंगा, ताकि आपका क्या है भविष्य और आपकी अच्छी वाली जॉब लगे दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइफाइड रोग फैलने से रोकने के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहले देखो, टाइफाइड रोग ना हो तो उसका रोकथाम के लिए क्या उपचार होने चाहिए। तो हाथ धोना, उबला हुआ पानी पीना, स्वच्छ पानी पिएंगे, स्वच्छ भोजन खाएंगे, दूषित भोजन नहीं होगा, स्वच्छ ही होगा, और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो क्या है टाइफाइड ही नहीं होगा, इससे बचाव रहेगा हमारा। उसके बाद दोस्तों आइए, हैजा रोग है, कौन सा हैजा रोग है। हैजा रोग जिसको कोलेरा नाम है, कौन सा विसुचिका भी बोल देते हैं। हैजा का अन्य नाम क्या है, विसुचिका। मैंने आपको क्लास में बताया, अगर वो क्लास नहीं देखी तो क्लास देखिए दोस्तों। तो हैजा रोग वो कौन सा है, विब्रियो कोलेरी। कौन सा, विब्रियो कोलेरी नाम का क्या है जीवाणु पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हैजा होती है। हैजा का मुख्य रूप कैसे फैलता है, वो फैलेगा कैसे दोस्तों, दूषित जल व दूषित भोजन से। और दूषित जल दूषित भोजन, दूषित जल कैसा होगा, ध्यान रखिए खारा जल या तटीय जल। जितने भी तटीय जल के आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है क्या होने का, विषुचिका जिसको हैजा होने के बहुत ज़्यादा चांस हो गए दोस्तों। कौन सा, खारा जल में ज़्यादा दूषित खारा जल होता है, और तटीय जल, जो तटीय तट होते हैं, समुद्र तट होते हैं, वहाँ पे भी क्या समुद्र का पानी कैसा है खार, तो वहाँ पे भी क्या है इस खारे जल में, तटीय जल में हैजा का जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरी, वो मैंने बताया था। उसकी वजह जो हैजा होती है वो ज़्यादा इन जलों में पाया जाता है दोस्तों। तो उसके बाद हैजा किस प्रकार का रोग है, वो किस प्रकार का रोग है, जठरांतर गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल रोग है, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी आंत पे इफेक्ट डालेगा दोस्तों। और किस टाइप का है ये, इंस्टेटाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या जठरांतर बोल देते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों इसमें लक्षण क्या है, हमें बहुत तेज़ी से क्या होता है दस्त लगेंगे, और कैसे लगेंगे, पानी वाले लगेंगे। और जो पानी वाले दस्त के साथ क्या होगा, धुंधला पानी होगा और बलगम टाइप सा आएगा, ठीक है। तो दस्त कैसे होंगे, उल्टी होगी, और साथ में क्या पानी जैसे दस्त लगेंगे। अगर इसका समय के अनुसार 5-6 घंटे तक इलाज नहीं किया, अगर 18 घंटे हो गए तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो पानी की पूरा करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। वो अलग ट्रीटमेंट क्या है, ड्रिप लगाई जाएगी, या उसको फ्रूट, जिसमें ऐसे फ्रूट जो जिनमें क्या पानी की मात्रा ज़्यादा, मतलब पानी की पूरी करने के लिए ORS का घोल या लिक्विड, जितने भी लिक्विड हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें तो मीठा वगैरह होता है, या बाहर का जो फ्रूट पियेंगे वो भी क्या है, उनमें मिठास होती है, चीनी होती है, जिससे कि दस्त लगने ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर जूस भी पीना है तो अपने घर में बनाएं और पिएँ। और पानी की मात्रा, ORS का घोल या अन्य जो एंटीबायोटिक हैं, जो हमारे शरीर की जो मांसपेशियों की ऐंठन होती है, पैरों में ऐंठन होती है, उसको राहत दिलाने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन एंड ड्रिप में मिक्स कर देते हैं। और साथ में ड्रिप क्यों लगाते हैं कि हमारी बॉडी की जो पानी की कमी हो पूरी हो सके। उसके बाद हैजा में किसकी अत्यधिक कमी हो जाती है, किसकी होगी, जल और इलेक्ट्रोलाइट की। हैजा से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु किस कारण होती है, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, मतलब बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी होना, बॉडी के अंदर पानी की कमी होना दोस्तों। उसके बाद आइए, उसके बाद बात करते हैं हैजा के लक्षण कितने समय में प्रकट होते हैं दोस्तों। वो हैजा के लक्षण देखो स्टार्टिंग में हल्का हल्का फील होगा, तो उसके बाद अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो 12 से 72 घंटे में तेज़ी से फैलेगा, और उसके बाद 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक उसके बाद जैसे बढ़ते जाएंगे, दस्त लगते जाएंगे, शरीर में पानी की कमी होगी। अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना किया जाए तो अगर 15 से 18 घंटे हो गए तो इंसान की मृत्यु होने की भी कगार पे पहुंच जाता है। उसके बाद आइए, हैजा का निदान किस जांच से किया जाता है, किस जांच से किया जाता है, मल परीक्षण। तो हैजा का जांच होगी जो, वो कैसे होगा, उसका जो मल होगा उसका परीक्षण किया जाएगा। उसको मल परीक्षण को बोलते हैं स्टूल टेस्ट। क्या बोलते हैं, स्टूल टेस्ट बोलते हैं, याद रखिए हैजा का जांच स्टूल टेस्ट। तो हैजा के से पीड़ित व्यक्ति का मल कैसा दिखता है, तो वो कैसे दिखेगा, मैंने बताया था पाउच जो मल होगा, जो पानी होगा, वो पानी में कैसा होगा, चावल जैसा धुंधला। जैसे पानी में चावल को भिगोएंगे और पानी चावल भिगोएंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाता है,
स्पेस स्पेस हो जाता है, जिसको मंड बोलते हैं, ठीक है, मांड बोल देते हैं, तो चावल के पानी जैसा। और साथ में जैसे बलगम होती है, वो बलगम भी साथ में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन है? तो याद रखिए डुकोरल या फिर ORC वैक्स या ऑर्कवैक्स, ये दोनों वैक्सीन है जो ये लगाई जाती है, और साथ में एंटीबायोटिक लगाई जाती है। हैजा का इलाज सबसे पहले किससे किया जाना चाहिए दोस्तों? किससे किया जाना चाहिए? डिहाइड्रेशन रोकने के लिए। डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, मतलब पानी की कमी को पूरा करो। ORS का घोल या लिक्विड, जितने भी तरल पदार्थ है वो ले लीजिए। और उसके बाद हैजा के लिए कौन सा एंटीबायोटिक उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसमें एमोक्सिलिन और सिप्रोफ्लोक्सिन, ये दोनों कौन सा, हाँ, एमोक्सिसिलिन, ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और सिप्रोफ्लोक्सिन ये भी क्या है, एंटीबायोटिक है। ये दोनों क्या है, इसके उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मैंने बताया एंटीबायोटिक क्यों है, ताकि क्या है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हैजा से बचने के लिए सबसे उपाय क्या है? वो उपाय क्या है? उपरोक्त सभी देखो, घर में क्या होगी, सफाई होनी चाहिए, शुद्ध जल होना चाहिए, साफ पानी पीना है, हाथ साफ होने चाहिए। उसके बाद हमें भोजन करना चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दूषित भोजन नहीं, बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर बाहर का भोजन है तो पहले चेक किए क्या उसका खुला वातावरण में तो नहीं, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह भी आएगी, वो भी डिसीज पैदा करेगी। जहाँ स्वच्छ और सफाई का अच्छा विशेष ध्यान रखता है, वहाँ पे बाहर का भोजन करो, ठीक है दोस्तों। कोशिश करो घर का भोजन खाने की। उसके बाद हैजा को किस वर्ग में रखा गया दोस्तों? तो वो किस वर्ग में रखा गया है? देखिए, जीवाणु जनित रोग। तो हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है, तो जीवाणु में आएगा इसका ऑप्शन दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, हैजा किस मौसम में अधिक फैलता है? बरसात के मौसम में अधिक फैलेगा दोस्तों। किस मौसम में? बरसात के मौसम में। हैजा, डायरिया और टाइफाइड की बात करें दोस्तों, तो याद रखना वो बरसात के मौसम में ज़्यादा चांस होते हैं। हैजा से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए? तली और भुनी हुई मसालेदार चीज़ें। जिसको हैजा होती है तो उसको कभी भी तली हुई चीज़ें और भारी भोजन और मसालेदार ये भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारी छोटी आंत है उससे वो जब वही ख़राब हो चुकी है, वो प्रभावित हो चुकी है, तो वो जब पाचन शक्ति कमज़ोर होगी, डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो ये और ज़्यादा क्या करेंगी, दस्त लगाएंगी। तो इससे बचाव होना चाहिए। WHO ने हैजा को किस रूप में घोषित किया है? तो किस रूप में किया है? नोटिफाइबल डिसीज। कौन सा? नोटिफाइबल डिसीज के रूप में, ये नोट कीजिए, नोटिफाइबल डिसीज के रूप में WHO ने घोषित किया हुआ है। हैजा के कारण मृत्यु कितने समय में हो सकती है दोस्तों? 1-2 दिन में, अगर इसका उपचार न किया जाए, क्योंकि पानी की कमी होगी तो मृत्यु ही होगी अगर उसका टाइम पे उपचार न किया जाए। और ORS की मैंने बताया था, ORS का घोल भी क्या है कि पानी की शरीर में कमी को पूरा करता है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, मैंने क्लास में आपको बताया था। उसके बाद हैजा में IV फ्लूइड कब दिया जाता है दोस्तों? जब ORS से आराम ना हो। जब मान के चलो पानी ले रहे हैं और पानी की कमी पूरी नहीं हो रही, पूरी क्यों नहीं? क्योंकि कंटिन्यू क्या दस्त लग रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है फिर IV फ्लूइड कब दिया जाता है? ठीक है, IV, ठीक है, ड्रिप वगैरह लगेंगी, ग्लूकोज लगेंगी, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा हैजा के बचाव का तरीका नहीं है? हैजा के बचाव का तरीका कौन सा है? संक्रमित व्यक्ति से दूरी, उबला हुआ पानी पीना, मच्छरदानी लगाना, स्वच्छता बनाए रखना। तो जो मच्छरदानी लगाने से क्या मतलब है ना? तो ये मच्छरदानी लगाना है, तो मच्छरों का बचाव के लिए यूज़ की जाती है। तो ये क्या है? इसका क्या है? तरीका नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करिए क्वेश्चन की, डायरिया क्या है? एक डिसीज है, ये भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है दोस्तों। तो डायरिया का सामान्य कारण क्या है? वायरल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, परजीवी संक्रमण। तो ये कौन सा है? जीवाणु संक्रमण का है, तो जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। जीवाणु कौन सा रोग है? जीवाणु संक्रमणक रोग है दोस्तों। उसके बाद जीवाणु डायरिया आमतौर पर किस जीवाणु से होता है दोस्तों? वो होता है सी ऑप्शन, एस्केरिया कोलाई। इस मतलब ई कोलाई बताया था ना मैंने, जो ई की फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में याद रखना ई कोलाई ही आएगा, आज तक ई कोलाई आया है, बट ध्यान रखना एस्केरिया
कौन सा, एस्केरिया कोलाई बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ई कोलाई, एस्केरिया कोलाई। उसके बाद डायरिया में मुख्य लक्षण क्या होता है, क्या होगा, बार बार क्या लगेंगे, दस्त लगेंगे, क्या लगेंगे, दस्त लगेंगे, और कैसे लगेंगे, पतले लगेंगे, मतलब मेन क्या है, बार बार लगेंगे, ठीक है। और उसमें हैजा में क्या है, पानी वाले दस्त लगेंगे, चावल जैसा मांस सफेद कलर का, ठीक है, साथ में बलगम टाइप है। और दोनों में क्या, पानी की कमी होती है। डायरिया से शरीर में कौन सी कमी होती है, कौन सी कमी होती है दोस्तों, डायरिया से जल की और इलेक्ट्रोलाइट की। हैजे में भी यही है और इसमें भी यही है। डायरिया मुख्यतः कैसे फैलता है दोस्तों, कैसे फैलेगा, दूषित जल और दूषित भोजन से। बच्चों में डायरिया से मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, डिहाइड्रेशन। और ज़्यादातर चांस होती हैं गर्मी में, बारिश के मौसम में। जो 6 मंथ से कम होते हैं, अगर वो टाइम पे अगर वो दूध नहीं पिएंगे, उनको पानी तो वैसे भी नहीं पीना होता 6 मंथ के लिए, क्योंकि माँ का दूध ही क्या है, सर्वगुण संपन्न बताया गया है, ठीक है। तो वो माँ का जो दूध है वही 6 मंथ के लिए लेना होता है। अब वो पानी तो पीता नहीं, तो अगर ऐसे वो दूध भी नहीं लेंगे और पानी उनको पीना होता तो शरीर में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पानी की कमी होगी, ठीक है ना। तो क्या है, बच्चों में डायरिया की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, पानी की कमी होना दोस्तों, किसकी, पानी की कमी होना। उसके बाद बात करिए दोस्तों, डायरिया से बचने के लिए आवश्यक उपाय क्या है दोस्तों, आवश्यक यही है कि स्वच्छ पानी और स्वच्छ हाथ, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ शरीर, स्वच्छ हमारा वातावरण होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, हमारे हाथ पैर साफ होने चाहिए, और स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल खाना चाहिए। डायरिया के लिए प्राथमिक उपचार क्या है दोस्तों, ORS और ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का घोल पीते रहिए। जैसे अगर थोड़ा सा फील भी हो ना हमें कि भी हमारे साथ पीने की शरीर की कमज़ोरी महसूस हो रही है, पानी की कमी फील हो रही है, तो क्या है, आप पानी कंटिन्यू पीते रहिए। और पानी एकदम नहीं पीना होता, वो पानी कैसे, उसका टाइम के अनुसार, मतलब 1-2 मिनट में 2-4 घूंट, 2-4 मिनट में 5 से घूट क्या है, पानी लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का, ये नहीं है कि एक टाइम में ये 2 लीटर पानी पी लिया, वो नहीं। पानी को शरीर में पूरा करने के लिए मतलब उसको थोड़ा करके क्या है, टाइम के अनुसार 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में घूट 2-2 घूट क्या है, पानी लेते रहना चाहिए। इससे पानी शरीर में कमी पूरी हो जाती है। ORS एक पूर्ण रूप क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब ORS का पूर्ण फुल फॉर्म बताइए, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दोस्तों, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दोस्तों मैंने आपको बताया था बायोलॉजी के बैक्टीरिया MCQ 100% एग्ज़ाम टारगेट। मैंने जितनी बीमारी करवाई है बैक्टीरिया से रिलेटेड, उससे रिलेटेड पहले क्लास देखिए, क्लास के बाद प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस में देखना 300 क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें दोस्तों। आपको हर प्रकार के मैथ, रीजनिंग, साइंस के प्रैक्टिस के साथ पूरे डिटेल में सिलेबस करवाया जाएगा दोस्तों। डायरिया का तीव्र रूप कितने समय में फैलता है दोस्तों, 1 से 2 दिन में फैलता है। जीवाणु जनित रोग, कौन सा जीवाणु अवसर है दोस्तों, तो देखो ई कोलाई है, जीवाणु जनित डायरिया में कौन सा जीवाणु अक्सर जिम्मेदार होता है, तो डायरिया में तो कौन सा होता है, ई कोलाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला। अब देखो डायरिया में क्या लक्षण है, दस्त लगना है। अब दस्त किसकी वजह से होगा, देखो शिगेल्ला की वजह से हो सकता है, ई कोलाई की वजह से भी होता है, और कौन सा होता है, साल्मोनेला। ये तो टाइफाइड में होता है, जैसे ये डायरिया में, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरी भी आ सकता था। तो उपरोक्त सभी, और मेन क्या है इसका, इकेरिया ई कोलाई, ठीक है, ये मेन क्या है इसका, बी ऑप्शन ई कोलाई दोस्तों, याद रखिए। डायरिया क्या है, ई कोलाई। उसके डायरिया का निदान किस आधार पर किया जाता है दोस्तों, मल परीक्षण, जैसे ही हैजा का किया जाता है, जिसको सुटूल टेस्ट बोल देते हैं, इसी प्रकार मल परीक्षण में क्या है, इसका डायरिया का क्या है, जांच होती है दोस्तों। डायरिया में कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं देने चाहिए दोस्तों, कच्चा दूध नहीं देना चाहिए, ठंडा पानी नहीं देना चाहिए, और मसालेदार और तली हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कौन सा, बिल्कुल हल्का भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, ठीक है, और दलिया, ये बिल्कुल कैसे होती हैं, लाइट भोजन होता है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और दूसरा क्या है, स्वच्छ दूषित भोजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध
भोजन और जल। उसके बाद डायरिया की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्वच्छता। अगर स्वच्छ रहेंगे तो क्या किसी प्रकार का बैक्टीरिया हमारे पास नहीं आएगा। डायरिया से प्रभावित बच्चों में कौन सा लक्षण दिखता है, तो वो कौन सा दिखेगा, मुंह सूखेगा। क्यों सूखेगा, पानी की कमी होगी। आंखों का धस जाना, मतलब सूखी हो जाएंगी आंखें, अंदर की तरफ चली जाएंगी। और क्या है, सुस्ती रहेगी, ठीक है, उदास रहेगा, नींद में रहेगा, सुस्ती रहेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया के गंभीर मामले में कौन सी चिकित्सा आवश्यक होती है, तो आईवी फ्लूइड। कौन सी, जब गंभीर समस्या हो तो आईवी फ्लूइड बोला है मैंने, ठीक है। और वैसे क्या है, ओआरएस का घोल या फिर फ्रूट भी आ जाता है, कौन से, जूस, फ्रूट जूस। डायरिया के सब शरीर में किस लवण की कमी खतरनाक हो सकती है, तो वो पोटेशियम और सोडियम की कमी क्या है, लवण की कमी होगी। किसकी, पोटेशियम और सोडियम की। WHO के अनुसार डायरिया से बचने के लिए कौन सा टीका प्रभावी है दोस्तों, रोटा वायरस वैक्सीन। ये नोट कीजिए दोस्तों, जो आपका डायरिया है ये भी वैक्सीन लगाई जाती है बेबी को शिशु के जन्म के बाद। कौन सा, रोटा वायरस वैक्सीन। कौन सी, रोटा वायरस वैक्सीन 2 महीने के बाद, ठीक है, 2 महीने के बाद लगाई जाती है, वो याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आने के चांस हैं। आपका एग्जाम में किसी भी टाइप का हो या आपका GNM का हो, जो स्वास्थ्य विभाग की अलग से वैकेंसी आती हैं उनके लिए, तो रोटा वायरस वैक्सीन याद रखिए। बहुत सारी वैक्सीनों की अलग से क्लास लगाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो रोटा वायरस याद रखिए दोस्तों, कौन सी, रोटा वायरस। ये किसके अनुसार, WHO के अनुसार, और कब, नवजात शिशुओं में दोस्तों। उसके बाद आइए, ये कब किस समय लगाए जाते हैं, कितने लगाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग क्लास में। जीवाणु जनित रोग डायरिया से बचने के लिए कौन सा उपाय सही नहीं है। अब देखो, हाथ धोना बिल्कुल सही बात है, साफ पानी पीना ये भी अच्छी बात है, भोजन को ढक कर रखना। भोजन को ढकेंगे तो किसी प्रकार के बाहर से जैसे मक्खी है, मच्छर है, अन्य जीव है, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनके पास मक्खी है, जैसे मक्खी 30 से 40 डिसीज पैदा करती है, तो ढक के रखें, किसी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं आएंगे। तो ये भी क्या है, एक शुद्ध भोजन हो गया, साफ पानी, शुद्ध जल, हाथ धोना। तो खुले में शौच क्या है, बचने के लिए कौन सा उपाय सही है, खुले में शौच। उसके डायरिया में सबसे अधिक खतरा किससे होता है दोस्तों, किससे होता है, डायरिया में सबसे अधिक खतरा किससे होता है, नवजात और बच्चों में। जैसे हैजा है, ऐसे ही नवजात और बच्चों में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। एंड लगातार डायरिया होने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, कौन सी होगी, डिहाइड्रेशन और शोक, मतलब पानी की कमी होगी दोस्तों। उसके बाद आइए, डायरिया की पुष्टि के लिए नमूना कब लिया जाता है, वो कब लिया जाता है, दस्त के तुरंत बाद लिया जाता है। और कौन सा टेस्ट होता है, मल टेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, स्टूल टेस्ट बोलते हैं। डायरिया के रोग किस प्रकार का प्रकार होता है, वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, वायरल होता है। और कैसा होता है, बैक्टीरियल होता है। कैसा होता है, बैक्टीरियल होता है। संक्रमणक रोग है तो मतलब क्या, वायरल है। उसके बाद डायरिया का एक प्रमुख कारण क्या है, प्रदूषित पानी। क्या प्रमुख कारण है, दूषित जल का लेना। उसके बाद डायरिया से बचाव हेतु, अब जैसे हम कहीं बाहर पानी पी रहे हैं, जल पी रहे हैं, वो दिखने में तो क्या होगा, साफ दिखेगा, बट उसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म चीजें हैं जो हमारे डायरेक्ट आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है। तो कोशिश करो शुद्ध जल पीने की। डायरिया से बचाव हेतु WHO का मुख्य संदेश क्या है, मुख्य संदेश क्या है, धोए हुए हाथ, साफ पानी और क्या हो, ORS। क्या है, ORS। और स्वस्थ भोजन, मतलब क्या है, स्वस्थ भोजन हो, और क्या हो, धोए हुए हाथ हो, साफ पानी हो, ORS, और किसी प्रकार का क्या हो, वातावरण भी साफ होना चाहिए। तो मेन क्या है, ये इसका क्या है, उपचार के लिए मुख्य संदेश यही है। मेन क्या है, धोए हुए हाथ, साफ पानी और ORS। उसके बाद आइए, डिप्थीरिया। कौन सी डिसीज, डिप्थीरिया। ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें कौन सी है, कोरेना बैक्टीरिया डिप्थीरिया। इसका कौन सा बी ऑप्शन, कोरेना बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरेना बैक्टीरियम डिप्थेरी बोल देते हैं इसको, या डिप्थेरिया बोल देते हैं, डिप्थेरिया, ठीक है, डिप्थेरी। कोरेना बैक्टीरियम डिप्थेरी, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिससे क्या रोग होता है दोस्तों। डिप्थेरिया का मुख्य संक्रमण स्थान कौन सा है, वो कौन सा है दोस्तों, गला।
कौन सा है दोस्तों, गला। तो उसके बाद डिप्थीरिया में गले में किस प्रकार की झिल्ली बनती है दोस्तों, किस प्रकार की बनती है दोस्तों, सी टाइप, सी ऑप्शन, मोटे और भूरे रंग की। तो गले में किस प्रकार की झिल्ली बनेगी डिप्थीरिया में दोस्तों, वो बनेगी सी टाइप की। और जो डिप्थीरिया का दोस्तों उसका जो नाम है, अन्य नाम क्या है, गलघोटू नाम है दोस्तों। क्या नाम है, गलघोटू। तो दोस्तों याद रखिए, अन्य नाम भी पूछ लेते हैं। तो क्या नाम है उसका दोस्तों, गलघोटू नाम है। क्या नाम है, गलघोटू। बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों, क्या नाम है, गलघोटू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब देखो डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है। डिप्थीरिया किस प्रकार का दोस्तों, बैक्टीरिया से होगा। तो इसमें कौन सा होगा, बैक्टीरियल होगा, ठीक है। और डिप्थीरिया का प्रमुख लक्षण क्या है दोस्तों, डिप्थीरिया में क्या होगा प्रमुख लक्षण, गले में झिल्ली और सूजन। गलघोटू क्यों नाम दिया गया है, सीधी सी बात है, गल का मतलब गल पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। तो गल में क्या होगी, सूजन होगी। क्या होगी, सूजन होगी। तो सूजन होगी तो श्वसन तंत्र क्या होगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी। तो क्या है, गले में झिल्ली और सूजन होगी और श्वसन तंत्र पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। तो मेन क्या है, गला और साथ में क्या है, श्वसन तंत्र। दोनों आए, दोनों ऑप्शन ठीक है। उसके बाद डिप्थीरिया से कैसे फैलता है, डिप्थीरिया कैसे फैलेगा दोस्तों, कैसे फैलेगा, संक्रमित व्यक्ति की छींक और या खांसी। अगर कोई व्यक्ति इस संक्रमण से ग्रस्त है और उसके सामने कोई वार्तालाप डिस्कस करेगा तो उसके खांसने छींकने से उसके बैक्टीरिया वायु के माध्यम से क्या है, जैसे वो श्वास लेगा उसके अंदर आ जाए, जैसे टीबी के बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों। तो कभी भी किसी के सामने हम डिस्कस करेंगे उसके सामने तो कोशिश करो थोड़ा साइड में होके बातें करें, अदरवाइज उसको बोल ले या खुद क्या है मास्क लगाएं या फिर जो आपका रुमाल है हैंग किया उसका यूज़ करें, ताकि किसी प्रकार के डिसीज से हमें खुद को ही बचाना है तो बच सकें। तो डिप्थीरिया का निदान किस विधि से किया जाता है, तो उसका निदान किस विधि से किया जाएगा, गले की झिल्ली का परीक्षण। सीधी सी बात है, गले पे इफेक्ट है, गले पे इफेक्ट है तो किसका परीक्षण होगा, किसकी जांच होगी, गले की होगी दोस्तों। परीक्षण मतलब जांच, तो गले की जांच होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी जैसे वो करेंगे हम वायरस। तो वायरस से कितने रोग होते हैं, वायरस क्या होता है, किसने खोज की थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके हम डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिसीज़ करेंगे जितने भी डिसीज़ हैं। उसके बाद ऐसे ही हम 250-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब हम साथ में हम बिल्कुल डिटेल में डिसीज़ कर रहे हैं, डिसीज़ के बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या उसके बाद भी क्वेश्चन छूट जाएगा क्या, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो करवाया नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में दोस्तों। तो दोस्तों दोबारा फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे साइंस मैथ रीजनिंग की अच्छे से तैयारी करें। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका दिया जाता है दोस्तों, कौन सा, डिप्थीरिया के लिए डीपीटी। मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो डीपीटी है वो डीपीटी इंजेक्शन है, जो 3 ट्रिपलेट इंजेक्शन बोलते हैं। ये ट्रिपलेट इंजेक्शन क्या है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, ये तीनों डिसीज के अंदर क्या यूज़ किया जाता है, डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म पूछे तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस है। और ये तीनों ही क्या है, टेटनस डिसीज है, डिप्थीरिया क्या है, डिसीज है, और पर्टुसिस भी क्या है, डिसीज है। डीपीटी वैक्सीन में डी का क्या अर्थ है, डिप्थीरिया। तो डायबिटीज भी नहीं हो सकता, डेंगू भी नहीं हो सकता, डायरिया भी नहीं हो सकता, क्या है, डिप्थीरिया। याद रखिए दोस्तों। तो डिप्थीरिया में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है, हृदय और तंत्र पर विष का प्रभाव। क्या है, विष का प्रभाव, हृदय और तंत्र पर विष का प्रभाव बढ़ेगा, किसका, इस बैक्टीरिया की वजह से। डिप्थीरिया के इलाज में कौन सी, देखो हृदय क्या, श्वासन तंत्र से क्या जुड़ा हुआ है,
अब इसमें भी इसका प्रभाव बढ़ेगा, श्वास लेने में दिक्कत होगी तो मतलब इसका प्रभाव बढ़ेगा, है ना। तो डिप्थीरिया के इलाज में कौन सी विशेष दवाइयाँ हैं, तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, स्पेशल क्या है, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन है, और डिप्थीरिया वैक्सीन के नाम से भी है, जो डीपीटी बोल देते हैं दोस्तों। उसके बाद डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के नाम से भी याद रखना। डिप्थीरिया किस आयु के वर्ग में होता है, 5 से कम आयु के बच्चों में होता है दोस्तों, 5 से आयु के कम बच्चों में। और दोस्तों जो 5 से कम बच्चे होते हैं, मैंने बताया था बहुत सारे इंजेक्शन वैक्सीन लगी जाती हैं बेबी का जन्म होने के बाद, नवजात शिशु को कौन कौन सी लगती हैं, मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं, इसकी अलग से क्लास लगाई जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि इस टाइम कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है दोस्तों। आइए नेक्स्ट करते हैं। डिप्थीरिया के लिए सबसे प्रभावशाली रोकथाम क्या है, वो है वैक्सीन। डायरेक्ट वैक्सीन लगाओ, एंटीबायोटिक वगैरह, तो सबसे बढ़िया क्या है, वैक्सीन है। डिप्थीरिया जीवाणु से कौन सा विष निकलता है दोस्तों, डिप्थीरिया टॉक्सिन निकलता है। यही तो विष है जो हमारे हृदय तंत्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा और मृत्यु की कगार पे पहुंचा देगा, ठीक है। तो वो कौन सा, डिप्थीरिया टॉक्सिन दोस्तों, डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया में गले की सूजन के कारण क्या होता है, वो क्या होता है, झिल्ली, मतलब गले की सूजन की जो झिल्ली होती है, इसी का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और इसी पे क्या सूजन होती है गले में, और यही क्या कारण है दोस्तों, तो वो क्या, झिल्ली। डिप्थीरिया के बचाव के लिए टीका कितनी बार लगाया जाता है, 6, 10 और 14 सप्ताह, और बूस्टर ही बोल देते हैं, ठीक है, डोज, बूस्टर डोज, तो 6, फिर उसके बाद 10 सप्ताह और उसके बाद 14 सप्ताह। ये स्पेशल किसके लिए होता है, ये डिप्थीरिया के लिए होता है। उसके बाद डिप्थीरिया के मरीज को आइसोलेट क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति संपर्क में आएगा तो ये उसको भी होगा, है ना, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग रखा जाता है। उसके बाद डिप्थीरिया की पुष्टि के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है दोस्तों, तो वो कल्चर टेस्ट। कौन सा है, कौन सी जांच है बच्चों, भाइयों बंधुओं, वो है कल्चर टेस्ट। डिप्थीरिया से हृदय में कौन सी जटिलता हो सकती है दोस्तों, कौन सी, मायोकार्डाइटिस, कौन सी, मायोकार्डाइटिस, कौन सी, मायोकार्डाइटिस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिप्थीरिया से हृदय में कौन सी जटिलता, तो कार्डियो रिलेटेड देख लो क्या है, मायोकार्डाइटिस, ये क्या है, बी ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली, तो मायोकार्डाइटिस, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, हृदय में कौन सी जटिलता हो सकती है, मायोकार्डाइटिस। उसके बाद डिप्थीरिया का टॉक्सिन क्या करता है, जो डिप्थीरिया का टॉक्सिन है उसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। जैसे प्रोटीन संश्लेषण रोकेगा तो क्या है, प्रोटीन भी क्या बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है, बहुत सारी, वो जब आपको प्रोटीन विटामिन ये सब करवाया जाएगा उसमें अच्छे से समझाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद डिप्थीरिया का दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों, स्किन डिप्थीरिया। कौन सा है, स्किन डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, वो घोड़े के सीरम से किया जाता है। किसके, घोड़े के सीरम से। जिस प्रकार, क्योंकि स्नेक के लिए भी एंटीटॉक्सिन बनाई जाती है, अगर किसी को स्नेक बाइट कर गया उसके लिए भी टॉक्सिन बनाई जाती है ना, वो भी जैसे घोड़े की एंटीबॉडीज होती हैं उससे क्या है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी क्या है, घोड़े के सीरम से बनाई जाती है। उसके बाद डिप्थीरिया रोगी की मृत्यु का मुख्य समय होता है। डिप्थीरिया रोगी अगर कोई रोगग्रस्त है तो उसकी मृत्यु का मुख्य समय क्या होगा, 3 से 5 दिन। अगर इसका उपचार नहीं किया जाए तो 3 से 5 दिन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लेप्रोसी, कुष्ठ रोग दोस्तों। कौन सा, कुष्ठ रोग दोस्तों। कुष्ठ रोग मैंने बताया था, कुष्ठ रोग के बारे में मैंने बताया था, जो सुश्रुत या फिर हमारा चरक संहिता उसके ग्रंथ में या संहिता में क्या है इसके बारे में भी बताया गया है। तो बहुत पुरानी डिसीज है ये लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी।
तो देखो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का क्या है, जीवाणु है। तो ये जीवाणु जनित जो रोग है, बैक्टीरियल रोग है। लेप्रोस कौन सा रोग है, बैक्टीरियल रोग है दोस्तों। कौन सा, बैक्टीरियल रोग, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। उसके बाद लेप्रोसी किस प्रभावित करता है, तो वह किसे प्रभावित करता है, त्वचा और तंत्रिका तंत्र को। किसे, एक तो त्वचा को करेगा कुष्ठ रोग, और दूसरा किसको करेगा, तंत्रिका तंत्र को करेगा। लेप्रोसी का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों, लेप्रोसी का मुख्य लक्षण है त्वचा पर सफेद धब्बे, बिल्कुल सफेद धब्बे हो जाएंगे, स्किन का रंग ही चेंज हो जाएगा, और शून्यता दोस्तों। लेप्रोसी किस प्रकार का रोग है, बैक्टीरियल रोग है दोस्तों। किस प्रकार का है, बैक्टीरियल रोग है दोस्तों। लेप्रोसी कैसे फैलता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, क्योंकि संक्रमण है, कम्युनिकेबल डिसीज है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, फैलेगा। क्योंकि मैंने आपको क्लास में बताया था संक्रमक, असंक्रमक, आनुवंशिक या फिर कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, या इन्फेक्टेड, नॉन इन्फेक्टिव, या संचारी रोग भी बोल देते हैं संक्रमण को। तो लेप्रोसी ऐसा है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। भारत में लेप्रोसी को किस नाम से जाना जाता है, कुष्ठ रोग। मैंने बताया था ना, कुष्ठ रोग। और मैंने ये भी बताया था आपको, जो कुष्ठ रोग है दोस्तों, कुष्ठ रोग भारत देश के अंदर 30 जनवरी को मनाया जाता है। किसको, 30 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, गांधी जी की पुण्यतिथि पर। क्योंकि उस समय जब यह भारत के अंदर तेजी से फैल रहा था, तो गांधी जी ने व्यक्तियों को जागरूक भी किया, और इनकी जो इस रोग से ग्रस्त, मतलब पीड़ा से रोग ग्रस्त थे, उनकी बहुत सारी क्या की थी, मदद की थी। अगर बात करें विदेश की, वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में कब मनाया जाता है, जनवरी, हर साल जनवरी के अंतिम रविवार, अंतिम संडे को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, एक फ्रांस के राउल फ्लोरो नाम के व्यक्ति थे, समाज सेवक थे, उन्होंने भी क्या है, व्यक्तियों को जागरूक किया था भी इनसे किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का इनसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में 1954 के समथिंग क्या है, ये स्थापना की गई थी और इसके बारे में, और ये हर साल अंतिम रविवार को पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद भारत की बात करें तो भारत 30 जनवरी गांधी जी की पुण्यतिथि पे, याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। लेप्रोसी की बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, हैंसेन। तो इसका लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी कोड बोल देते हैं, और एक हैंसन भी बोल देते हैं। हैंसन क्यों पड़ा था, क्योंकि गेरहार्ड हैंसन साइंटिस्ट ने ये बताया था, ये भी एक चिकित्सक थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि इसकी वजह से, इस जीवाणु की वजह से ये लेप्रोसी नाम की डिसीज पैदा होती है, कुष्ठ रोग पैदा होता है, या फिर हैंसन रोग। इन्होंने खुद अपने नाम पे क्या है, जितने भी साइंटिस्ट कुछ किसी न किसी का प्रैक्टिकल करके या किसी खोज करते हैं, तो उस खोज पे अपना ही नाम रख लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बारे में भी, जैसे रसायन विज्ञान में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है, जैसे पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम का प्रतीक तो के है, और नाम उसका उच्चारण पीसी हो रखा है ना, तो ये साइंटिस्टों ने अपने नाम पे भी ऐसे रखा होता है। तो ऐसे ही जो लेप्रोसी, जो हैंसन, जैसे रॉबर्ट कोच, क्या था, रॉबर्ट कोच क्या टीवी है, इसका नाम क्या था, हेनरी हर्मन रॉबर्ट कोच था, है ना। तो इन्होंने 24 मार्च को खोज की थी। ये कहाँ के थे, जर्मन के फिजिशियन थे, मैंने बताया था आपको। तो टीबी की खोज की थी, तो रॉबर्ट कोच ने अपने नाम पे क्या, इसलिए इसको बोलते हैं टीबी को कोच रोग। ऐसे ही क्या है, गेरहार्ड हैंसन, तो इसको हैंसन डिसीज भी बोल देते हैं, हैंसन रोग भी बोल देते हैं। तो क्या है, हैंसन रोग दोस्तों। लेप्रोसी रोग की पुष्टि कैसे की जाती है दोस्तों, तो उसकी कैसे की जाती है, खून की जांच से या त्वचा के नमूने की जांच से दोस्तों। तो लेप्रोसी रोग की पुष्टि खून की जांच से, किसकी, त्वचा के नमूने की जांच से भी करते हैं दोस्तों। किससे, त्वचा की नमूने की जांच से। और मेन एक और है दोस्तों, एक स्पेशल मैंने बताया था किसमें, प्लेग में, कि कल्चर टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट, कल्चर टेस्ट, ब्लड कल्चर टेस्ट, उससे भी की जाती है दोस्तों, याद रखिए। तो त्वचा के नमूने की जांच, और दूसरा खून की जांच दोस्तों। लेप्रोसी में तंत्रिका क्षति का परिणाम क्या होता है,
तो सी ऑप्शन, संवेदनहीनता और विकृति। क्या है? संवेदनहीनता और विकृति लेप्रोसी में तंत्रिका क्षति का परिणाम होता है। लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग का इलाज है किससे किया जाता है दोस्तों? मल्टी ड्रग्स थेरेपी। मैंने बताया था ना इसका इलाज डेप्सोन की दवाइयाँ और साथ में क्या एमटीडी। एमटीडी को मैंने क्लास में बताया था कि मल्टी ड्रग्स थेरेपी, तो एमटीडी याद रखिए, मल्टी ड्रग्स थेरेपी। दोस्तों एमटीडी में कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं दोस्तों? उसमें रिम्फेमिसिन होती है, क्लोरोफाइजीमाइन होती है और डेप्सिन होती है दोस्तों। तो ये इनको क्या बोला जाता है? मल्टी ड्रग्स बोला जाता है दोस्तों। ये बहुत तेज़ी से क्या करती है? काम करती हैं, और ये अलग अलग काम करती हैं। 6th मंथ के लिए और 12th मंथ के लिए अलग अलग कोर्स होता है दोस्तों। उसके बाद आइए, लेप्रोसी से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से विकृत हो सकता है दोस्तों? तो वो हाथ पैर की उंगलियां। तो जो हमारे हाथ पैर की उंगली होती हैं बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी का समय पर इलाज न होने पर क्या हो सकता है? क्या होगा? स्थायी विकलांगता भी हो सकती है। क्या हो सकती है? विकलांगता भी पैदा हो सकती है, विकलांगता भी हो सकती है। उसके बाद क्या लेप्रोसी पूर्ण ठीक हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यदि समय पे इलाज किया जाए। जैसे लक्षण दिखाई देंगे, अगर उसका ट्रीटमेंट, उसका जांच करके उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो ये संभव है दोस्तों। क्या है? संभव है। कब? स्टार्टिंग में। उसके बाद दोस्तों कौन सा कानून भारत में कुष्ठ रोग से जुड़े भेदभाव को समाप्त करता है? मतलब कानून बनाया गया दोस्तों, वो कौन सा? कुष्ठ रोग कानून संशोधन अधिनियम 2019। मतलब किसी प्रकार का भेदभाव हो, किसी प्रकार की घृणा ना हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुष्ठ रोग से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये, शुरुआत में अगर ये लक्षण दिखाई देते उसकी पहचान करो, उसकी जांच करो, और जांच करवाने के बाद क्या उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। उसके बाद दोस्तों भारत में कौन सा कार्यक्रम लेप्रोसी के लिए चलाया गया है? वो कौन सा है दोस्तों? NLEP, नेशनल लेप्रोसी बोल देते हैं। NLP फुल फॉर्म है, इसको बोल देते हैं नेशनल लेप्रोसी। जब भी आए तो याद रखना, नेशनल लेप्रोसी मतलब ये क्या है? भारत में स्पेशल कुष्ठ रोग के लिए चलाया हुआ है। क्या है? कार्यक्रम। उसके बाद कौन से अंग दोस्तों आइए, लेप्रोसी के मरीज को समाज में क्या समस्या होती है? भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार होता है। इसलिए जो देश पूरे वर्ल्ड में है, जो रॉयल फ्लोरे नाम के फ्रांस के समाज सेवी थे, उन्होंने जागरूक किया था। और भारत में गांधी जी ने क्या किया था? जागरूक किया था। और किसी प्रकार मतलब उनके जो रोग से ग्रस्त हैं उनकी देखभाल और उनका ट्रीटमेंट किया था, उनका उपचार किया था, उनकी मदद की थी, ठीक है दोस्तों। तो भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार मतलब उससे दूर होना, उसको बिल्कुल अलग निकाल देना भी, इसको तो क्या है? कुष्ठ रोग है। लेप्रोसी में कौन सी त्वचा प्रतिक्रिया देखी जाती है दोस्तों? त्वचा का रंग उड़ना। त्वचा का रंग ही क्या हो जाता है? उड़ जाता है दोस्तों। उसके बाद आइए, उसके बाद कौन से अंगों में से तंत्रिका क्षति पहले होती है? कौन सी होती है दोस्तों? हाथ, पैर और आंखों में। कौन सी? तो तंत्रिक अंगों में तंत्रिका क्षति सबसे पहले किन में होगी? हाथों में होगी, पैर में होगी, फिर आंखों में होगी, और धीरे धीरे फिर जब हाथ पैर बिल्कुल वो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विकलांगता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विकलांगता, ठीक है ना। अभी पीछे क्वेश्चन आया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या लेप्रोसी से पीड़ित व्यक्ति शादी कर सकता है? डी, हाँ कर सकता है। इलाज भी साथ साथ चलता रहेगा, या जैसे लक्षण दिखाई देते तो तुरंत इलाज करवाइए। उसके बाद WHO ने MTD की शुरुआत कब की थी? 1982 के समथिंग की थी दोस्तों। कब की थी? 1900। MTD मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी दोस्तों। स्पॉट केस फाइंडिंग किस रोग से संबंधित है? ये बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्पॉट केस फाइंडिंग क्या है? कुष्ठ रोग से संबंधित है। स्पॉट केस फाइंडिंग, स्पॉट केस फाइंडिंग, तो ये क्या है? कुष्ठ रोग से संबंधित है दोस्तों। लेप्रोसी के खिलाफ जागरूकता के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है? अगर भारत में पूछे तो 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर। और वर्ल्ड लेप्रोसी डे, एक वो जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे राउल फ्लोरे फ्रांस के साइंटिस्ट मैंने बताया था,
हर जनवरी के अंतिम रविवार को, लास्ट संडे को दोस्तों। उसके बाद आइए हम कर देते हैं पर्टूसीज। कौन सी? पर्टूसीज। पर्टूसीज अगर हम बैक्टीरिया जनित रोग कर रहे हैं तो ये भी क्या बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है। तो पर्टूसीज में कौन सा होता है दोस्तों? पर्टूसीज में बोर्टेला पर्टूसीज। ध्यान रखना, पर्टूसीज मिलेगा बैक्टीरिया का नाम है। उसके आगे कभी भी ऑप्शन में अगर कुछ भी मिले, बोर्टेला मिले, कुछ भी मिले, या व्यूफिंग का पर्टूसीज बोले या हीमोफिलिस पर्टूसीज, ध्यान रखना पर्टूसीज मिलेगा पीछे, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। तो इसमें क्या है? बोर्टेला। ये बोर्टेला क्या है? बोर्टेला साइंटिस्ट थे, इन बोर्टेला ने क्या किया था, ये बताया था कि इस जीवाणु से पर्टूसीज रोग होता है, ये रोग इस जीवाणु से होता है, उसलिए अपने नाम पे क्या रख दिया इन्होंने? बोर्टेला पर्टूसीज रख दिया। ठीक है। पर्टूसीज को आम भाषा में क्या कहा जाता है? देखो, पर्टूसीज है वो खांसी है। पर्टूसीज को कुकर खांसी, कुत्ता खांसी, ठीक है, और दूसरा यूफिंग कफ है, हीमोफिलिस कफ है, और हीमोफिलिस या पर्टूसीज भी बोल देते हैं, और दूसरा बोर्टेला पर्टूसीज भी बोल देते हैं। तो बोर्टेला पर्टूसीज बहुत बार एग्जाम में आया है, और कुकर खांसी, कुत्ता खांसी भी बहुत बार एग्जाम में आया है। कुकर खांसी क्यों? क्योंकि कुकर मतलब कुत्ता, कुत्ता खांसी क्यों? जब खांसेगा तो वो कुत्ते जैसे कुत्ते खांसते हैं वैसे खांसता है व्यक्ति, इसलिए इसको कुकर खांसी बोला जाता है। और रात को बहुत तेजी से क्या है, ये खांसियाँ आती हैं दोस्तों, इसको काली खांसी भी कहा जाता है। और तीसरा अन्य नाम क्या है? काली खांसी बोला जाता है। काली खांसी, कुकर खांसी, हीमोफिलिस पर्टूसीज, बोर्टेला पर्टूसीज, व्यूपिंग कफ, ये नाम है इसके दोस्तों, ये याद रखना। मैंने क्लास में अच्छे से बताया हुआ आपको। पर्टूसीज किस आयु के वर्ग में सबसे अधिक पाया जाता है? नवजात और छोटे शिशु। इसलिए तो ये नवजात को वो जितने भी मतलब क्या है जानलेवा डिसीज हैं उनकी वैक्सीन स्वास्थ्य या हमारे जो भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा ये उपलब्ध करवाई जाती हैं हर गांव के छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में। जैसे नवजात शिशु का जन्म होता है उसके बाद तुरंत ये वैक्सीन का क्या है लगाई जाती है टाइम टाइम के अनुसार दोस्तों। पर्टूसीज किस प्रकार का रोग है? बैक्टीरियल रोग है दोस्तों। किस प्रकार का? बैक्टीरियल रोग है। उसके बाद दोस्तों पर्टूसीज का मुख्य लक्षण क्या है? लगातार खांसी के दौरे दोस्तों, लगातार क्या है खांसी आती जाएंगी। और पर्टूसीज की खांसी में किस प्रकार की आवाज़ आएगी? किस प्रकार की आएगी? सिट्टी जैसी आवाज़ आएगी। और साथ में ये भी क्वेश्चन आ जाता है वो किस प्रकार खांसेगा? कुत्ते की खांसी के जैसे खांसेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पर्टूसीज से खांसी के दौरे कितने समय तक आ सकते हैं दोस्तों? 4 से 6 सप्ताह तक आएंगे, साथ साथ उसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो धीरे धीरे हमारे लंग्स फेफड़े हैं जो या फिर अन्य जो हमारे ऑर्गेन्स हैं अंग हैं उन पे इफेक्ट डाल लेगा और हमारी क्या है मृत्यु हो सकती है दोस्तों। तो पर्टूसीज किस तरीके से फैलता है? सी संक्रमित व्यक्ति की खांसी और छींक से। संक्रमित व्यक्ति कैसे फैलेगा? जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा वो कैसे छींकेगा खांसेगा? वो बैक्टीरिया उसके अंदर आएंगे दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के, तो वो क्या है ऑलरेडी ग्रस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जैसे हमारे रेलवे के अंदर कम से कम 40 नंबर की या 25 नंबर की 30 नंबर की जो साइंस आती है इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे इसमें। तो रेलवे के लिए भी स्पेशल क्या है ये साइंस है, इसमें आप रेलवे के भी अच्छे से एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पर्टूसीज के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो पर्टूसीज के लिए मैंने बताया था डीपीटी। डीपीटी 3 डिसीजों के लिए, डिप्थीरिया, पर्टूसीज और टेटनस दोस्तों। उसके बाद अगर ये बात करें डीपीटी की दोस्तों, डीपीटी की बात करें तो जो डी है 1926, पर्टूसीज 1914 मैंने कल बताया था आपको, और टेटनस है जो 1938। और इन तीनों को कंबाइन किया गया था 1948 में दोस्तों। ठीक है, तीनों को कंबाइन 1948 में ट्रिपलेट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीपीटी वैक्सीन में पी का क्या है, परटूसिस दोस्तों, क्या है पी, और डी का डिप्थीरिया, टी का क्या है टेटनस। परटूसिस के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है दोस्तों, एरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन। परटूसिस के लिए जो एंटीबायोटिक है अलग से, एक तो वैक्सीन है ही है, दूसरी क्या है एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, ऐसी एंटीबायोटिक है जो बहुत सारी क्या है मेडिसिन, बहुत सारी डिसीज़ के लिए दी जाती है। तो इसके लिए भी क्या है एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। उसके बाद परटूसिस के संक्रमण की अवधि क्या होती है दोस्तों, उसकी होती है 6 से 10 सप्ताह। ये संक्रमण कब तक रहेगा, 6 से 10 सप्ताह रहेगा, साथ के साथ उपचार होता रहेगा दोस्तों। उसके बाद आइए, परटूसिस का सबसे खतरनाक असर किस पर पड़ता है, फेफड़े पर। किस पर, फेफड़े पर, क्योंकि खांसी होगी तो फेफड़े पर असर पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद आइए, नवजात शिशु में परटूसिस का परिणाम क्या हो सकता है, गंभीर निमोनिया या मृत्यु हो सकती है दोस्तों, क्योंकि निमोनिया होगा और साथ में क्या हो जाएगी, मृत्यु होगी। तो परटूसिस के कारण कौन सी जटिलताएं हो सकती हैं दोस्तों, फेफड़ों में सूजन होगी, जैसे सूजन होगी तो हमारा मस्तिष्क भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मस्तिष्क पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी क्षति होगी, उसका भी नुकसान होगा। क्या टीका लगने के बाद परटूसिस हो सकता है, हाँ, लेकिन लक्षण हल्के होते हैं। अगर मतलब स्टार्टिंग में नवजात शिशु को इंजेक्शन लग गए हैं, वैक्सीन लग गई है, तो इसके भी टाइम के अनुसार इंजेक्शन लगते हैं, तो मतलब लक्षण होंगे पर इतने इफेक्टिवल नहीं होंगे, इतने प्रभावशाली नहीं होंगे, उसका इलाज हो जाएगा आराम से, इतने प्रभावशाली नहीं होते। WHO के अनुसार परटूसिस के हर साल कितने बच्चों की मृत्यु होती है, लगभग 1 लाख से। तो बेबी होते जो नवजात शिशु होते हैं, वो न्यूबॉर्न बेबी, लगभग बेबी मतलब 6 महीने 8 महीने 1 साल तक बेबी, तो उनकी क्या है 1 लाख से अधिक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनके जरिए, उनके डाटा के अनुसार 1 लाख से अधिक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भारत में परटूसिस की निगरानी कौन करता है, कौन करता है दोस्तों, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म जिसको क्या बोलते हैं UIP, क्या बोलती हैं, UPI नहीं, UPI तो पेमेंट का जरिया है, UIP जिसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, याद रखिए पूछ लेते हैं, तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP। उसके बाद आइए दोस्तों, परटूसिस को किस विधि में डायग्नोज किया जाता है, नाक गले की स्वैब से कल्चर, ठीक है। तो नाक और गले के स्वैब से कल्चर किस विधि से डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, वो नाक या गले, या नाक से या फिर गले से उसकी जांच, ठीक है, उसका डायग्नोज, ठीक है। परटूसिस एक नोटिफाइबल रोग है, क्या है, हाँ है, कैसा ये, जैसे एक रोग था मैंने पीछे बताया था नोटिफाइबल WHO के जरिए, तो ये भी क्या है कि नोटिफाइबल रोग है, हाँ है। उसके बाद खांसी के दौरे के समय शिशु को क्या हो सकता है, उसका सांस रुक जाएगा, क्या है, श्वास लेने में दिक्कत होगी, सांस रुक जाएगा। उसके परटूसिस के इलाज में सबसे अहम बात क्या है, प्रारंभिक पहचान होगी। और जब परटूसिस इलाज में सबसे अहम बात क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखेंगे उसकी पहचान क्या है, इसको ये रोग है, उसके बाद साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक। उसके बाद परटूसिस में खांसी के बाद आवाज़ आती है, वह किसके कारण आएगी, वो आएगी दोस्तों गले की सिकुड़न और तेज़ी से सांस लेने के प्रयास। अब गले में सिकुड़न होगी, सांस लेने की कोशिश करेगा तेज़ी से, अब सांस के लिए बिल्कुल गले में सूजन हो जाएगी, सपोज करिए थोड़ा सा ही सांस लेने की जगह मिलेगी तो तेज़ी से जाएगा एकदम, तो क्या करेगा, आवाज़ निकलना शुरू होगी, ठीक है। तो गले की सिकुड़न और तेज़ी से सांस। परटूसिस से बचाव के लिए DPT के कितने डोज दिए जाते हैं दोस्तों, 3 मुख्य है, 3 तो वैक्सीन लगाई जाएंगी और अलग से 2 बूस्टर लगाए जाते हैं, 2 बूस्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद परटूसिस के दौरान किस पोषण का विशेष ध्यान रखा जाता है, प्रोटीन और तरल पदार्थ का, किसका, प्रोटीन और तरल पदार्थ का। तो दोस्तों इस प्रकार के
हर एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी या स्टेट लेवल की या सेंटर लेवल की या हमारे नेवी, एयरफोर्स और अग्निवीर आर्मी के लिए जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्ज़ाम या सेंटर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें हर प्रकार के मैथ, साइंस, रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक और प्रैक्टिस हैं वो अच्छे से करवाई जाएंगी। और तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे अच्छे कंटेंट के साथ दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। हमारा चैनल है स्टडी जैक पॉइंट दोस्तों, स्टडी जैक पॉइंट है। जैसे ही आप यूट्यूब में जाओगे, यूट्यूब में जाने के बाद स्टडी कैपिटल लेटर जैक स्पेस पॉइंट, स्टडी स्पेस जैक स्पेस पॉइंट आप फिल करोगे। फिल पे जैसे क्लिक करोगे, स्टार्टिंग में फर्स्ट बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल फर्स्ट में ही क्या है, अपना ही चैनल आएगा। उस चैनल पे आपका क्या करो, शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन वाले बटन पे क्या करो, क्लिक करो, ताकि आपको हर क्लास जैसी अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम साइंस की या फिर मैथ या रीजनिंग की अभी क्या है, नोट्स प्रिंटिंग के लिए गए हुए हैं। जैसे वो प्रिंट आएंगे तो हम आप जैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी चार्जेज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।